दोस्तों नमस्कार, दिस इज आकाश कुमार एंड स्वागत है आपका अपनी इस क्लास में। क्लास का थंबनेल आपने देख लिया है, टाइटल आपने देख लिया कि हम सिंथेसिस सीखने के लिए जा रहे हैं और सिंथेसिस 12वीं क्लास के अकॉर्डिंग ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। हालांकि टॉपिक ये काफ़ी बड़ा है, ओके, और सेकंड ग्रेड में काफ़ी डिटेल में पढ़ाना पड़ता है इसको। देखो बच्चों, 3 टॉपिक आपके ऐसे हैं 12वीं क्लास में जो इंटर रिलेटेड है। पहले इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं 2 बातें आपसे करना चाहूँगा। पहली बात ये कि सिंथेसिस की मैंने ऑलरेडी पुरानी क्लास डाल रखी है, राइट, और 40-50 हज़ार स्टूडेंट ने उसको देखा भी है, राइट। लेकिन फिर भी स्टूडेंट कह रहे हैं कि नहीं सर, एक क्लास के अंदर डालो इसको, सारा मैटर एक ही क्लास में आना चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज की इस एक ही क्लास के अंदर कंप्लीट सिंथेसिस 12वीं क्लास के हिसाब से मैं डाल दूँ। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये जो 3 टॉपिक आपके सिलेबस में जोड़े गए हैं कौन कौन से, देखो, एक टॉपिक है क्लोजेस, ठीक है, एक टॉपिक है आपका जो हम पढ़ने वाले हैं वो कौन सा, सिंथेसिस, ठीक है, और एक टॉपिक जो है इस बार जोड़ा गया 2023 के अंदर जिसको हम कहते हैं कंजंक्शंस, ठीक है। इन तीनों टॉपिक का आपस में रिलेशन है, हाँ ना, क्योंकि सिंथेसिस में भी हम सेंटेंस को जोड़ते हैं, क्लोजेस में भी हम सेंटेंस को जोड़ते हैं, और कंजंक्शन भी हमको क्या सिखाता है, सेंटेंस को जोड़ना ही सिखाता है। तो देखा जाए तो ये तीनों टॉपिक्स क्या है, इनकी रूट एक ही है। तो आपको क्लोजेस अगर सही ढंग से समझ में आ गए तो सिंथेसिस आ जाएंगे, सिंथेसिस सही ढंग से समझ में आ गए तो क्लोजेस आ जाएंगे, और दोनों सही ढंग से समझ में आ गए तो कंजंक्शन आ जाएगा, और कंजंक्शन समझ में आ गया तो सभी आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, दीज टॉपिक्स आर इंटर रिलेटेड, इन टॉपिक का संबंध है एक दूसरे के साथ में, ठीक है। तो 6 नंबर बनते हैं तीनों टॉपिक के। जब इन तीनों टॉपिक को आप कंप्लीट पढ़ लेंगे उसके बाद में 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स आपके आसानी से आ जाएंगे, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सिंथेसिस। देखो ध्यानपूर्वक समझना, पहली बात तो शब्द का मतलब क्या है। देखो इस शब्द का जो उच्चारण है, कई लोग उसको सिंथेसिस बोलते हैं, सिंथेसिस नहीं है ये, इसका सही प्रोनाउंसिएशन है सिंथेसिस, हाँ ना, और सिंगुलर वर्ड है। ये क्या है, देखा जाए तो इट इज अ सिंगुलर वर्ड, ये सिंगुलर है, ठीक है। इसका बहुवचन भी पाया जाता है और बहुवचन में स्पेलिंग बदल जाती है इसकी। इसका जो बहुवचन वर्ड होता है वो होता है ये, ओके, और इसका उच्चारण भी बदल जाता है सिंथेसिस। इसका उच्चारण क्या होता है, सिंथेसिस बड़ी की मात्रा, और इसका होता है सिंथेसिस यानी कि छोटी की मात्रा, ठीक है। अब पॉइंट क्या है कि सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब क्या होता है। तो इसका एक हिंदी में एक शब्द मिलता है जिसको कहते हैं संश्लेषण, हैवी वर्ड हो गया, आसान समझाता हूं, मिक्स करना, कंबाइन करना, 2 या 2 से ज्यादा चीजों को कंबाइन करके एक चीज बनाना। वापस समझो मैंने क्या बोला, देखो सिंथेसिस का वास्तव मतलब क्या होता है, द एक्ट ऑफ, एक्ट का मतलब होता है सर क्या, काम, राइट, जैसे पढ़ाने का काम द एक्ट ऑफ टीचिंग, है ना, लिखने का काम द एक्ट ऑफ राइटिंग, है ना, जैसे मैंने कहा गाना गाने का काम द एक्ट ऑफ सिंगिंग, कंबाइन करने का काम द एक्ट ऑफ कंबाइनिंग, ठीक है। देखो शब्दों को समझोगे तो आपको टॉपिक आसानी समझ में आएगा। तो मैंने कहा सर सिंथेसिस का मतलब क्या निकल के आता है, सर द एक्ट ऑफ कंबाइनिंग, है ना, कंबाइन, और किसको कंबाइन करेंगे सर, 2 और मोर थिंग्स, एक या एक से ज्यादा चीजों को जब एक जगह कंबाइन कर लेते हो और उनको क्या कर देते हो, उनको कंबाइन करके वन थिंग बना देते हो। अरे क्या बना देते हो, एक चीज बना देते हो। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं सिंथेसिस। देखो मैं जिस सिस्टम पे काम कर रहा हूं कंप्यूटर पे, तो सर कंप्यूटर क्या है, बहुत सारी मशीन का कॉम्बिनेशन है। एक कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क भी होती है ना, एक कंप्यूटर के अंदर रैम भी होगा, प्रोसेसर भी होगा, मदरबोर्ड भी होगा, बहुत सारे उसमें डिवाइसेस होती है, सबको कंबाइन करके एक मशीन बनाई जाती है। क्लियर है कि नहीं है, तो सबको कंबाइन करके जब एक चीज बनाई जाती है उसी को हम कहते हैं सिंथेसिस करना। आई थिंक पॉइंट समझ में आ गया, है ना। अब आपकी टॉपिक पे चलते हैं। देखो अगर हम सिंथेसिस की मीनिंग की बात करें, ध्यानपूर्वक, ये क्लास प्योरली 12वीं क्लास के लिए, चाहे आप आरबीएसई बोर्ड के हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड के, चाहे भारत के किसी बोर्ड के हो, जिसमें 12वीं क्लास के अंदर अगर आपके सिंथेसिस है तो आपके लिए पर्याप्त क्लास है। तो मैंने यहाँ पे छोटी सी बात लिखी, सर मीनिंग क्या है, तो मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है सर कंबाइन करना,
टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। ध्यानपूर्वक समझना एक एक बात को। देखो मैंने पहले कहा था ये टॉपिक, जो 3 टॉपिक आपस में इंटर रिलेटेड क्या है, इंटर रिलेटेड है। क्लॉज का नाम आ ही गया यहाँ पे, राइट। तो अभी मैंने कंप्यूटर का एग्जाम्पल दिया था, हाँ ना, कि ये जो कंप्यूटर है बहुत सारी चीज़ों से मिलकर एक चीज़ बनती है। अरे आपकी जो मोटरसाइकिल है, चीज़ तो एक ही है ना। गौर से देखो, कई प्रकार की मशीनों से मिलकर क्या बनती है, एक मोटरसाइकिल बनती है। इसी प्रकार से कई प्रकार के क्लोजेस को मिलाकर जब एक सेंटेंस बनाया जाता है अपनी भाषा में, तो उसे कहते हैं सिंथेसिस। क्लियर है? आप पॉइंट तो समझते रहो। तो मैंने कहा सर मीनिंग, कंबाइन 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लोजेस, कि 2 या 2 से ज्यादा स्वतंत्र उपवाक्यों को जोड़कर जब एक, ध्यानपूर्वक समझना इस परिभाषा को, क्योंकि 12वीं क्लास में इस बार हो सकता है कि अब तक जो पूछा गया है सिंथेसिस, उससे अलग प्रकार का क्वेश्चन पूछ ले, राइट। ध्यान इसलिए कह रहा हूं कि अब तक तो क्या उसने ब्रैकेट में कंजंक्शन दिया था कि इस कंजंक्शन का प्रयोग करते हुए क्या कर लिए, सिंथेसिस कर लीजिए। हो सकता है ऐसा ना करें। क्यों? क्योंकि आज 3 टॉपिक ऐसे हो गए इसमें कंजंक्शन दिया जा सकता है। क्लोजेस में भी वही हो रहा है, कंजंक्शन में भी वही होगा, सिंथेसिस में भी वही होगा। बोर्ड ऐसा मुझको लगता नहीं करेगा, हो सकता है कुछ अलग प्रक्रिया दे। इसलिए ध्यान से समझते रहना एक एक बात को। मैंने कहा सर कंबाइन 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लोजेस, 2 या 2 से ज्यादा स्वतंत्र उपवाक्यों को एक या तो सिंपल सेंटेंस में बना देना, या 2 या 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लोजेस को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बना देना, या 2 या 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लोजेस को मिलाकर, स्वतंत्र उपवाक्यों को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना देना। इस प्रक्रिया को ही कहा जाता है सिंथेसिस। अब आपके दिमाग में 2-3 क्वेश्चन आ रहे होंगे। पहला तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर आपने क्लोजेस नहीं पढ़े हैं तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर ये क्लोज क्या होता है। एक क्वेश्चन तो ये आएगा। और दूसरा क्वेश्चन जो आपके पास में आ रहा है वो आ रहा है कि सर ये सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है इससे पहले कि हम सिंथेसिस करें, राइट। तो अगर आपने क्लोजेस की क्लास ली है, राइट, तो आपको मैंने बताया, मैं एक एग्जांपल दूंगा क्लोज का, ज्यादा नहीं, क्योंकि क्लोजेस वाली क्लास में मैंने डिटेल में पढ़ाया है कि क्लोजेस होता क्या है। फिलहाल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर आप पहली बार क्लास ले रहे हैं सिंथेसिस की और क्लोजेस नहीं पढ़ा है तो हल्का सा देख लो क्लोज किसे कहते हैं। देखो क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस यहां पे लिखा और मैंने लिखा कि आई टीच इंग्लिश, ठीक है। एक बार विचार करो, देखो इसमें एक सब्जेक्ट है, बिल्कुल है, और इसमें एक टेंस वर्ब भी है। टेंस वर्ब का मतलब क्या हो गया सर, एक ऐसी क्रिया जिसमें टेंस बन रहा है ना, सिंपल प्रेजेंट। तो जैसे ही कोई एक सब्जेक्ट और एक टेंस वर्ब मिलती है तो समझ लेना कि क्लोज बन गया। क्या बन गया? क्लोज बन गया। इसका मतलब एक सब्जेक्ट और टेंस वर्ब मिल गई तो क्या बन गया? क्लोज बन गया। अब आप कहोगे सर इसको सेंटेंस क्यों नहीं कहेंगे? नहीं, इसको सेंटेंस भी कहेंगे, लेकिन क्यों कहेंगे? देखो यहां से लेकर जब यहां तक मैंने इसको पढ़ा तो पूरा अर्थ समझ में आ गया। आई टीच इंग्लिश, अगर मैं आपको खड़ा हो गया, आप मुझसे पूछ रहे आप क्या करते हो, तो मैंने कहा आई टीच इंग्लिश, तो आपको पूरी सूचना मिली ना। यानी कि जब कोई भी क्लोज अपने मीनिंग को कंप्लीट कर लेता है अगर उसका मीनिंग कंप्लीट आ जाता है जैसे ही कोई क्लोज अपना मीनिंग कंप्लीट कर लेता है उसे कहते हैं सेंटेंस। उसे क्या कहते हैं? सेंटेंस। यानी कि ये जो आप देख रहे हो, क्योंकि इसका मीनिंग पूरा हो रहा है, इसका मतलब ये क्लोज क्या बन रहा है? सेंटेंस बन रहा है। अब आपको सर ऐसा भी हो सकता है कि क्लोज पूरा मीनिंग ना करें, हो सकता है। कैसे? एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको यहां पे कि व्हेन आई सी यू, और मैं छोड़ दूं इसको और कुछ बोलूं नहीं, आप क्या समझोगे? जब मैं आपको देखता हूं, आगे क्या? अब देखो यहां पर एक सब्जेक्ट भी है, बिल्कुल है, एक क्रिया भी है, टेंस वर्ब भी है, बिल्कुल है। दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? क्लोज बना रहे हैं। लेकिन ये क्लोज अपना मीनिंग पूरा नहीं दे रहा है। गौर से देखो, व्हेन आई सी यू का क्या मतलब होगा? कुछ भी नहीं। आपको आगे कुछ सूचना देनी पड़ेगी। जैसे मैंने कहा व्हेन आई सी यू, जब मैं आपको देखता हूं, आई फील लाइक डांसिंग,
मेरा मन करता कि मैं नाचूं, है ना। फील लाइक का मतलब क्या होता है, नाचना, मन करना। आई फील लाइक डांसिंग। अब देखो यहां पर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हमने दी, क्लोज बन गया ना। और ये वाला क्लोज और ये वाला क्लोज मिलकर, दोनों मिलकर एक सेंटेंस का निर्माण कर रहे हैं। इसका मतलब सर जब भी कोई सेंटेंस बनेगा तो सेंटेंस को सबसे पहले क्लोज बनना पड़ता है। अगर कोई क्लोज अपना मीनिंग पूरा कर देता है, यानी एक वाक्य एक क्लोज का भी हो सकता है, एक वाक्य में एक से ज्यादा क्लोजेस भी हो सकते हैं। क्लियर है। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट देखो डेफिनेशन में हमने क्या सीखा कि सर कंबाइन करना, किसको करना, कंबाइन, जोड़ना, दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लोजेस को, या यूं कह सकते हैं दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और जोड़ने के बाद जो परिणाम निकलेगा, जो रिजल्ट निकलेगा, है ना, वो रिजल्ट क्या होना चाहिए, ये पूछना चाहता है आपका बोर्ड आपसे कि दो सेंटेंस को जोड़ा और जोड़ने के बाद में रिजल्ट क्या निकलेगा। सर रिजल्ट या तो सिंपल सेंटेंस निकलना चाहिए उसका, अगर वो ब्रैकेट में दे देता है कि कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, इसका मतलब दोनों वाक्यों को मिलाकर एक सिंपल वाक्य बनाइए। तो आपको ये तो पता होना चाहिए सिंपल वाक्य होता क्या है। या आपका बोर्ड आपको क्वेश्चन देता है कि दोनों वाक्यों को मिलाकर एक कंपाउंड वाक्य बनाइए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिंपल वाक्य किसे कहते हैं, कंपाउंड वाक्य किसे कहते हैं। या आपका क्वेश्चन आ गया कि दोनों वाक्यों को मिलाकर या दोनों क्लोजेस को मिलाकर आप एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाइए, तो फिर आपको जो रिजल्ट है ना, जो ध्यान रखना, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का होना चाहिए। कहने का मतलब यहां सिंथेसिस में दो वाक्यों को एन कैन प्रकारेण जोड़ने के लिए नहीं कहा जा रहा है। कई बार क्या करता मैं देखता हूं कि बच्चा जोड़ देता है एन कैन प्रकारेण, बाय हुक एंड बाय क्रुक, तो रिजल्ट क्या निकलेगा। एग्जामिनर चाहता है सिंपल सेंटेंस, आप बना दिए कंपाउंड, या एग्जामिनर चाहता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, आप बना दिया सिंपल। ये समझना है। तो अब आपकी अगला जो चैलेंज है ना, वो यही है कि सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं। इसको समझे बिना आप सिंथेसिस कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो ध्यान से समझना, राइट, ध्यान समझना कि सिंपल वाक्य किसे कहते हैं। हमारा जो अगला पॉइंट आ रहा है, देखो पॉइंट नंबर 2 पे देखो, पॉइंट नंबर 1 हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं पॉइंट वाइज बता दूं, पॉइंट नंबर 1 में हमने डिस्कशन किया है, कंबाइन किया है हमने सेंटेंस, आपके ग्रुप में नोट्स मैंने डाल दिए हैं, राइट। पढ़ाने से पहले आपके ग्रुप में नोट्स डालता हूं, सो दैट आप में एक बच्चा मेरे को मैंने नोट्स डाले तो मैंने लिख भी दिया कि इस नोट्स को पूरा पढ़िए, और बच्चा मेरे को व्हाट्सअप कर रहा है, सर पहले समझा तो दो। क्यों समझाऊं, जब तुमको लिखकर नोट्स दे दिया तो दिमाग नहीं इतना, पढ़ो उसको एक बार, दिमाग लगाओ खुद का, है ना। पंगु क्यों बनते हो, मैं कभी किसी स्टूडेंट को पंगु नहीं बनाता। पढ़ो, खुद का दिमाग अप्लाई करो, कहां कहां दिक्कत आ रही है वो मेरी क्लास से क्लियर करो, राइट। ये उद्देश्य है नोट्स डालने का। खैर चलिए सर, तो पॉइंट नंबर 1 क्लियर। पॉइंट नंबर 2 को देखो, पॉइंट नंबर 2 में हम ये डिस्कशन करेंगे, और ध्यान से समझ लेना इस बात को, क्योंकि आपका जो 2 क्वेश्चन आएंगे ना, उन 2 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो सिंपल वाक्य का आएगा, ये तय है। यानी एक वाक्य तो आपसे सिंपल बनवाएगा सिंथेसिस में, ये कहेगा कि दोनों कंबाइन करके सिंपल सेंटेंस बनाइए। तो सर सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं, सिंपली जिस बात को फोकस करके आपको समझना है, बस वही समझना है। देखो ऐसा सेंटेंस, अ सेंटेंस विच हैज, जिसमें हो, फिर समझो, ऐसा सेंटेंस जिसमें क्या हो, ओनली वन फाइनाइट वर्ब फ्रेज। यहां समझने की बात क्या लिखा मैंने, यानी ये नहीं लिखा है, कई बार बच्चा गलत समझ लेता है। अभी आप भी गलत समझोगे, देखो मैं बताता हूं कैसे समझोगे। पहले मैं एक बार इसको पढ़ दूं, दोबारा पढ़ दूं। ऐसा सेंटेंस, ठीक है, जिसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब हो, जिसमें एक ही मुख्य क्रिया हो, आप अपनी भाषा में समझना चाहते हो तो एक ही क्या हो, मुख्य क्रिया हो, उसे कहते हैं सिंपल सेंटेंस। क्या कहते हैं, सिंपल सेंटेंस। अब आपके पास में यहां 9 सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, बताइए इनमें से कौन कौन से सेंटेंसेस ऐसे हैं जो आपको सिंपल लग रहे हैं। और सिंपल सेंटेंस की डेफिनेशन मैंने बता दी कि एक ही फाइनाइट वर्ब हो तो वो सिंपल सेंटेंस होगा, अदरवाइज या तो वो कंपाउंड होगा या फिर वो कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, तो देखो मैं काउंट करता हूं। आई बिलोंग टू जयपुर इटसेल्फ, कि मैं जयपुर से ही हूं, तो जरा देखिए इसके अंदर वर्ब कितनी है, एक दिख रही है। बिलोंग का मतलब क्या हो गया, संबंध, है ना।
सिंपल प्रेजेंट टेंस बन रहा है भाई। टेंस अगर आपको नहीं आते कोई बात नहीं है, टेंस नहीं आते कोई बात नहीं है। आप देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है ना, तो फर्स्ट फॉर्म हमेशा टेंस बनाती है, फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म अपना टेंस बना लेती है बिना किसी सहायक क्रिया के। हर एक पॉइंट ध्यान रखना मैंने क्या बोला, फिर देखो, फिर बता दो मैंने क्या बोल रहा हूं। एक एक बात को समझ कि सब्जेक्ट के बाद में अगर डायरेक्टली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है ना, चाहे उसके साथ में एस और यस लगा हुआ हो या नहीं लगा हुआ हो, समझ लेना कि ये टेंस क्रिया है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस की क्रिया है। लेकिन और दूसरी बात और समझो, अगर किसी भी सब्जेक्ट के बाद में सेकंड फॉर्म लिखी हुई है तो सेकंड फॉर्म भी क्या करती है, बिना सहायक क्रिया के अपना टेंस बना लेती है। कौन सा टेंस बनता है, सिंपल पास्ट। ये आते नहीं आते कोई फर्क नहीं पड़ा, इतना ध्यान रखो। लेकिन अगर आपने क्रिया की आईएनजी फॉर्म देखी है, ठीक है, या फिर अगर क्रिया की 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आपको देख रहे हो टू इन्फिनिटिव, या फिर जो क्रिया की थर्ड फॉर्म होती है ना, पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं इसको, तो सर अगर यहां पर कोई सहायक क्रिया नहीं आए ना तो ये टेंस बना ही नहीं सकती है। ये पॉइंट ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। तो देखो इस वाक्य में देखो, क्या ये सिंपल वाक्य है, तो आप कहोगे हाँ सर ये सिंपल वाक्य है। क्यों है, क्योंकि इसमें एक टेंस वर्ब है। क्लियर है, ठीक है। अब मैं पूछूंगा क्या दूसरा वाला भी वाक्य सिंपल है क्या, तो यू एंड दिस बॉय अफेंडेड माई फीलिंग्स। तो देखो जरा इसमें इसकी क्रिया को देखना, है ना, इसकी क्रिया को देखना। हालांकि कई लोग इसको कंपाउंड सेंटेंस भी समझते हैं, लेकिन सिंपल सेंटेंस की चर्चा करेंगे, उसमें मैन वर्ब एक ही है इसलिए। खैर, यू एंड दिस बॉय अफेंडेड माई फीलिंग्स, कि तुमने और इस लड़के ने मेरी भावनाओं को आहत किया है। क्रिया देखो सर, अफेंडेड सेकंड फॉर्म है, अफेंडेड सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब एक ही मैन वर्ब है। कौन सा वाक्य होगा ये, सिंपल, ठीक है। आगे देखो, तीसरा वाक्य मुझे बताओ सिंपल है कि नहीं है। तो हम क्रिया काउंट करते हैं। देखो, सीइंग अ लाइन, इस वर्ड का उच्चारण लाइन होता है, लॉयन नहीं होता। लोग इसको लॉइन बोलते हैं, गलत बोलते हैं। सही प्रोनाउंसिएशन क्या होता है इसका, लाइन, ठीक है। तो सीइंग अ लाइन, शेर को देखकर आई डू नॉट गेट स्कैर्ड, मैं डरता नहीं हूं। तो देखो इसमें एक तो क्रिया आ रखी है सीइंग आ रखी है, और एक क्रिया की डू नॉट गेट, ये सहायक क्रिया है और ये मुख्य क्रिया है, डू नॉट गेट। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ये वाक्य सिंपल है या नहीं है, ठीक है, सोचिए। तो ये वाक्य सिंपल ही है। आप कहोगे सर ऐसा कैसे, इसमें तो दो क्रियाएं आ रही है। हाँ, दो आयो चाहे 10 आओ, मुख्य क्रिया जिसको कहते हैं फाइनाइट वर्ब, यानी कि फाइनाइट वर्ब। देखो यहां पर जो वर्ड आया ना, इसको समझो आप। मैंने यहां पे क्या लिखा है, यहां पे लिखा ऐसा सेंटेंस जिसमें केवल एक ही वर्ब नहीं, फाइनाइट वर्ब हो। वर्ब एक सिंपल वाक्य में एक से ज्यादा क्रियाएं आ सकती है, एक सिंपल वाक्य में एक से ज्यादा क्रियाएं आ सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मुख्य क्रिया होगी ना, जिसको आप अपनी भाषा मुख्य क्रिया कहते हो, ग्रामर में उसको कहते हैं टेंस्ड वर्ब या उसको कहते हैं फाइनाइट वर्ब, वो एक ही होनी चाहिए। जैसे कि हम कह सकते हैं देखो, डू नॉट, ये बन रहा है सिंपल प्रेजेंट टेंस, आई डू नॉट गेट। और सीइंग, इससे तो कोई टेंस ही नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है, अभी मैंने बताया कि सर जो आईएनजी फॉर्म होती है ना, वो बिना किसी सहायक क्रिया का तो टेंस बनाएगी नहीं। अब मुझे बताओ कि क्या इस सीइंग से पहले कोई सहायक क्रिया आ रही है, नहीं आ रही ना, तो इसका मतलब ये हो गई नॉन टेंस्ड वर्ब। ये क्या हो गई, नॉन टेंस्ड वर्ब हो गई, और इस वाक्य में ये रही आपकी टेंस्ड वर्ब। इसका मतलब ये वाक्य क्या है, सिंपल है। यही समझना है। आपको दो वाक्य देगा और उसको ऐसे कंबाइन करो कि एक तो टेंस्ड वर्ब रह जाए और दूसरी नॉन टेंस्ड वर्ब बने। ये प्रोसेस समझना पड़ेगा। आइए जैसे देखो चौथा वाक्य, वी वॉन्ट टू मीट यू टुडे, हम आपसे आज मिलना चाहते हैं, ठीक है। तो देखो वॉन्ट फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब ये तो है टेंस्ड वर्ब, फर्स्ट फॉर्म टेंस बना लेती है। अभी मैंने बताया फर्स्ट फॉर्म को कोई सहायक क्रिया नहीं चाहिए, टेंस बना लेती है। लेकिन देखो इसमें एक और क्रिया आ रखी है, वो कौन सी आ रखी, टू मीट आ रखी है ना। लेकिन टू मीट वर्ब से पहले टू आ रहा है। अभी मैंने बताया 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कोई टेंस नहीं बनाती है जब तक कि उसके बीच में कोई सहायक क्रिया नहीं आ जाए। तो देखो इसका मतलब इस वाक्य में क्रियाएं तो दो है, लेकिन टेंस वर्ब तो एक ही है, और वो कौन सी है, वांट है। और ये जो वांट मीट है, ये तो क्या हो गई,
नॉन टेंस्ड वर्ब हो गई, है ना, ये बात समझेंगे। पांचवां वाक्य देखो, ये वाक्य सिंपल ही है। पांचवां वाक्य देखो, हैविंग वर्कड हार्ड आई ड्रॉप्ड विथ फटीग। इस वर्ड का उच्चारण होता है फटीग, मतलब भयंकर जो थकावट होती है ना, उसको फटीग कहते हैं। तो हैविंग वर्कड हार्ड, अब यहां पे देखो हैविंग वर्कड, ये देखो क्रिया दिख रही है आपको, हैविंग वर्कड हार्ड। आई ड्रॉप्ड, ड्रॉप है सेकंड फॉर्म, इसका मतलब ये तो अपना टेंस बना रही है, सेकेंड फॉर्म टेंस बनाती है, लेकिन आईएनजी फॉर्म क्या होती है, कोई टेंस नहीं बनाती है। इसका मतलब इस पूरे वाक्य में हालांकि क्रिया दो है, हालांकि वर्ब्स दो है, लेकिन टेंस केवल एक वर्ब बना रही है। इसका मतलब सर ये वाक्य क्या कहलाएगा, सिंपल वाक्य कहलाएगा। और देखो छठा, राइजिंग हिज गन, अपनी बंदूक को उठाकर ही शॉट द टाइगर डेड, उसने टाइगर को डेड कर दिया, मार दिया। तो पॉइंट समझो, मुख्य क्रिया एक ही है सर, मुख्य क्रिया आपकी भाषा में बोल रहा हूं, वैसे इसको बोलना चाहिए टेंस वर्ब एक ही है, हाँ यही ना टेंस वर्ब। और राइजिंग या आईएनजी फॉर्म तो बिना सहायक क्रिया के तो ये टेंस है ही नहीं। इसका मतलब क्या हो गया कि भले ही इस वाक्य में दो क्रियाएं आ रखी हो, लेकिन उसके बावजूद भी वाक्य क्या है, ये सिंपल ही है। क्यों, टेंस वर्ब एक है, राइट। और देखो नीचे वाक्य, द बस गेटिंग लेट, है ना, वी हायर्ड अ कैब, बस गेटिंग लेट, गेटिंग को देखो क्रिया है, और यहां पे हायर्ड सेकंड फॉर्म, ये भी क्रिया है। लेकिन आप मुझे बताओ कि क्या ये गेटिंग नाम का जो वर्ड है कोई टेंस बना रहा है, नहीं बना रहा है। क्यों, अगर ये टेंस बनाती आईएनजी तो यहां पे सहायक क्रिया लेती, इसका मतलब ये क्या हो गई, नॉन टेंस्ड होकर, ये टेंस्ड वर्ब है, वाक्य क्या रहेगा, सिंपल। पॉइंट टू पॉइंट समझते रहो। आई सो ए बॉय, मैंने एक लड़के को देखा, सिटिंग ऑन द बेंच, तो एक तो वर्ड आया सो, एक वर्ड आया सिटिंग, हाँ जी, टेंस किसका है, सो, सेकंड फॉर्म, सा नहीं, उच्चारण सो होता है इसका, सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म है तो सिंपल पास्ट टेंस हो गया, और इसका कोई टेंस नहीं बन रहा है, तो ये वाक्य भी क्या है, सिंपल है। और देखो आई वॉज टू बिजी, इसमें एक ही क्रिया है, कौन सा, वॉज। हालांकि यहाँ पे एक और क्रिया है टू गिव, लेकिन ये इससे पहले टू आ रहा है, कोई टेंस नहीं बना रहा है। इस पूरी कहानी से एक ही बात समझनी है, क्या समझनी है, ये जो पूरी कहानी सुनाई ना मैंने आपको, इसमें एक ही बात समझनी है कि सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है एक ही टेंस्ड वर्ब का होना। यानी आप जब दो वाक्यों को जोड़ोगे ना मेरे भाई, और आपसे कहा गया कि सिंपल बनाओ, तो आपको एक क्रिया को तो टेंस्ड वर्ब में रखना है, और दूसरी जो क्रियाएं हैं उनको नॉन टेंस्ड में करना पड़ेगा, तब जाके रिजल्ट क्या बनेगा, सिंपल सेंटेंस बनेगा, हाँ ना। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस का क्रक्स समझ में आ गया। ये मत समझना कि सिंपल सेंटेंस उसे कहते हैं इसमें एक ही क्रिया हो, कई लोग पढ़ा देते हैं, पढ़ भी लेते हैं ऐसे ही, सर जिस वाक्य में एक ही क्रिया हो। अब मैं एक वाक्य लिखता हूं आपके सामने, राइट, समझ आ ध्यान से, और मुझे बताना कि ये वाक्य क्या सिंपल है कि नहीं, इतना सा बताओ आप तो केवल। जैसे मैंने कहा सीइंग अ स्नैक, ओके, सीइंग अ स्नैक, the child, seeing a snack, the child ran out of the room to मैं ऐसे रैंडम सेंटेंस कहता हूं, seeing a snack, the child ran out of the room to seek help फ्रॉम इट्स मदर, अपनी मां से, ओके, और मैं लिख दिया सिटिंग ऑन अ बेंच, और एक वाक्य आपके सामने लिख दिया, और मैंने कहा क्या ये वाक्य सिंपल है या ये वाक्य सिंपल नहीं है। तो देखो मेरे भाई, इस वाक्य में सीइंग क्रिया नंबर 1, चाइल्ड रैन क्रिया नंबर 2, सीक मांगना क्रिया नंबर 3, है ना, और सिटिंग क्रिया नंबर 4। इस वाक्य में 4 क्रियाएं मैंने ऐसे लिख दी, तो भी ये वाक्य सिंपल ही है। क्यों है, क्योंकि आप गौर से देखो, सीइंग कोई टेंस नहीं बना रहा, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कोई टेंस नहीं बना रही, सिटिंग कोई टेंस नहीं बना रही, लेकिन जो रैन नाम का वर्ड है जो सेकंड फॉर्म में है, सर सिंपल पास्ट टेंस ये बना रहा है। क्या तुम्हें बात समझ में आ गई?
तो मैं आपको जो समझाना चाहता हूं, ये समझाना चाहता हूं कि सिंपल सेंटेंस का क्रक्स समझो। क्रक्स का मतलब जो निचोड़ है वो ये है, वन टेंस्ड वर्ब। क्लियर है? सिंथेसिस तुम्हारा सभी तभी करेक्ट निकलेगा जब तुम डायरेक्शन को सही ढंग से समझोगे। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट समझो। ये हमने सीखा, यहां तक क्या सीखा हमने? यहां तक सीख लिया हमने सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं। तो व्हाट इज अ सिंपल सेंटेंस, कॉन्सेप्ट इज क्लियर। और दूसरा देखो, अब हम सीखेंगे कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं। मोटी मोटी बातें समझोगे ध्यान से। अभी मैंने क्लास की बिगिनिंग में एक बात कही थी, क्या कि देखो सिंथेसिस, क्लोजेस और कंजंक्शंस, ये तीनों टॉपिक इंटर रिलेटेड है। तो कोई कहता है कि कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं। कंपाउंड का मतलब क्या होता है? मिक्स करना होता है। वैसे कंपाउंड का मतलब, कंपाउंड सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है सर जो दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लोजेस को जोड़कर बनाया जाता है, और ऐसे जो जो इंडिपेंडेंट क्लोजेस हैं उनको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ा जाता है। यानी कि सामान्य भाषा में अगर मैं बात करूं तो ऐसे दो वाक्य या दो क्लोजेस जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ जाएं सर, वो कहलाएंगे कंपाउंड सेंटेंस। अब आपके दिमाग में तुरंत एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किसे कहते हैं। इसीलिए कह रहा हूं, कंजंक्शन पढ़ोगे तो ये क्लियर हो जाएगा, ये पढ़ोगे तो कंजंक्शन क्लियर हो जाएगा, दोनों पढ़ोगे तो क्लोजेस क्लियर हो जाएंगे। इसलिए कह रहा हूं ऑल द थ्री टॉपिक्स आर इंटर रिलेटेड। खैर, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ गया कि सर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किसे कहते हैं। तो मुख्य रूप से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपके लिए ये हो सकता है एंड। सर एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, यानी कि कोई दो क्रियाओं को अगर आपने एंड से जोड़ दिया तो बनने वाला जो रिजल्ट है वो कंपाउंड सेंटेंस का रहेगा। ठीक है, या आपने दो क्रियाओं को एज वेल एज से जोड़ दिया, दो वाक्यों को एज वेल एज से जोड़ दिया, तो जो रिजल्ट आया वो क्या आएगा? कंपाउंड सेंटेंस आएगा। ठीक है, या आपने आइदर और से जोड़ दिया, या आपने नीदर नोर से जोड़ दिया, है ना, या आपने नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ दिया, आपने फॉर से जोड़ दिया, बट से जोड़ दिया, यट, सो, देयरफॉर, एटसेट्रा। इसका मतलब जब तुम कंजंक्शन पढ़ो उस वक्त देख लेना कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं। राइट, उसमें से प्रमुख कंजंक्शन मैंने आपके सामने ये डाल दिए। ठीक है, अब देखो सेंटेंस को समझते हैं अपन कि इन सेंटेंसेस को हम कंपाउंड सेंटेंस क्यों कह रहे हैं। तो देखो, आई टीच द इंग्लिश लैंग्वेज, देखो एक आ गई टेंस वर्ब, ये फर्स्ट फॉर्म है। इसका मतलब क्या हो गई? ये टेंस्ड वर्ब है, टेंस बन रहा है ना फर्स्ट फॉर्म का। तो और आगे देखो एंड, एक आ गया कौन सा? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ गया। और इसके बाद में देखो अर्न, क्या आ गई? अर्न, कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। सर ये भी क्या है? टेंस्ड वर्ब है। इसका मतलब इस वाक्य में दो दो टेंस वर्ब्स हैं, इस वाक्य में दो दो टेंस वर्ब है, तो ये सिंपल तो नहीं है। क्लियर है? तो अब ये सिंपल नहीं है तो या तो ये कंपाउंड है या फिर कॉम्प्लेक्स है। अब ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्यों? क्योंकि कंजंक्शन देखो आप, ये कंजंक्शन एंड है, और एंड जो होता है वो होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होने के कारण इसे कहेंगे हम कंपाउंड सेंटेंस। क्लियर है? यानी अब तुम्हें दो वाक्य दे और कोई कहे कि इनको मिलाकर सिंपल बनाओ, तो दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि यार सिंपल बनाएंगे तो एक ही मुख्य क्रिया रखेंगे, बाकी को एक ही टेंस्ड क्रिया रखेंगे, बाकी को नॉन टेंस्ड बनाएंगे। ठीक है? और कोई कहे नहीं, इनको कंबाइन करके आप क्या करो? कंबाइन करके कंपाउंड बनाओ, तो दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि दो क्रियाएं, दोनों का टेंस होगा, लेकिन जोड़ने में जो काम में लेंगे ना वो लेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो रिजल्ट क्या निकलेगा? रिजल्ट निकलेगा कंपाउंड सेंटेंस। क्लियर है? और आगे चलो, देखो यहां पे शी नॉट ओनली डांसेस, देखो डांसेस आना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और यस लगा हुआ है, इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस बन रहा है। और आगे देखो बट ऑल्सो के बाद में सिंग्स, फिर देखो यहां पे भी टेंस्ड वर्ब है और यहां पे भी टेंस्ड वर्ब है, इसका मतलब इस वाक्य में दो टेंस वर्ब्स है। क्लियर है? और ये वाक्य दो टेंस वर्ब्स हैं, इसका मतलब सर सिंपल तो नहीं है ना। सिंपल होता तो इसमें टेंस वर्ब एक ही होती। और ये जो दो टेंस वर्ब है जुड़ी किससे है? सर नॉट ओनली बट ऑल्सो से, जो कि क्या है? एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो ये वाक्य क्या रहा?
इस वाक्य को आप क्या कहोगे, इसको कहोगे आप कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, और आगे देखो, आई फील कोल्ड। देखो फील, फील का मतलब क्रिया की फर्स्ट फॉर्म टेंस बन गया। आई फील कोल्ड, मुझे सर्दी लग रही है। फॉर इट इज स्नोइंग आउटसाइड, क्योंकि बाहर क्या हो रही है, स्नोइंग हो रही है, बर्फ गिर रही है। तो देखो इट इज स्नोइंग, यहां पे देखो इज और स्नोइंग, अकेली स्नोइंग नहीं, यहां पे इज भी है, इज और स्नोइंग, इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस बना। यहां पे बन रहा है सिंपल प्रेजेंट टेंस, और यहां पे क्या बन रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका मतलब इस एक वाक्य के दो क्लोजेस हैं और दोनों क्लोजेस दो टेंस बना रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिंपल सेंटेंस तो नहीं है ना। अगर सिंपल सेंटेंस होता तो टेंस केवल एक ही क्रिया का रहता, दूसरी क्रिया का टेंस गायब हो जाता। अब कहेंगे सर ये कौन सा वाक्य है, तो देखो किससे जोड़ा है इसको, फोर से, और फोर जो होता है वो एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। और देखो नीचे, यू डिड नॉट स्टडी वेल, तुमने अच्छी तरह मेहनत नहीं करी, तो डिड नॉट, देखो ये है डिड नॉट सिंपल पास्ट टेंस, देयरफॉर इसलिए यू फेल्ड, और देखो सेकंड फॉर्म है, यहां पे भी सिंपल पास्ट टेंस, यहां भी सिंपल पास्ट टेंस। इस एक वाक्य में दो क्या है, क्लोजेस हैं, दो अलग अलग दो टेंस हैं। इसका मतलब ये वाक्य सिंपल तो नहीं है, ये कंपाउंड है। कंपाउंड क्यों है, क्योंकि देखो इसको जोड़ा किससे आपने, देयरफॉर से, और देयरफॉर क्या है, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ने वाला जो वाक्य होता है वो कंपाउंड होता है। आप सीधा भाषा में भी यूं बोल सकते हो। एक लास्ट सेंटेंस बोल लेते हैं, यू शुड आइदर गो नाउ, या तो तुमको अभी चले जाना चाहिए। देखो गो फर्स्ट फॉर्म है शुड के साथ में, हालांकि इसका टेंस नहीं होता है मॉडल का, लेकिन अब मान लेते हैं कि शुड प्लस इसमें मैन वर्ब तो एक ही है, एक हो गई, और रिमेन, और रिमेन के बाद उसके और के बाद में देखो आपको दूसरी क्रिया और दिख रही है, यानी शुड के साथ में गो भी और शुड के साथ में क्या है, रिमेन भी है। ये मॉडल दो के लिए आया है। और ये जुड़ा किससे है सर, जुड़ा है आइदर और से, और आइदर और क्या है, ये है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो तुम्हारे दिमाग में क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं और कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं। सिंपल सेंटेंस में एक टेंस वर्ब, कंपाउंड सेंटेंस में एक से ज्यादा टेंस वर्ब होगी, और वो जुड़ेगी किससे, किससे जुड़ेगी, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपको कंजंक्शन वाली क्लास में भी समझा दूंगा, और फिलहाल आपको मुख्य रूप के ये जो कंजंक्शंस आपके सामने है ना, इन कंजंक्शंस को हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहेंगे। तो पहली बात हमारी क्लियर हुई, सिंथेसिस किसे कहते हैं। दूसरी बात हमने सीखी क्लोजेस किसे कहते हैं। तीसरी बात हमने सीखी सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं। फिर हमने सीखा कि कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं, और अब हम सीखेंगे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब क्या होता है। तो आइए जरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तरफ चलते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं। देखो बच्चों, ओके, पॉइंट नंबर 4, है ना, कुछ सेंटेंस है इसके अंदर। देखो, व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, है ना। कॉम्प्लेक्स शब्द का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा उलझा हुआ, वैसा कॉम्प्लेक्स का मतलब। आजकल देखो जयपुर में आइए आप कभी, जयपुर में बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, एक बिल्डिंग में घुस जाओ ऐसा लगता है कि कोई कस्बा बसा हुआ है। तो इस प्रकार की बड़ी बिल्डिंग्स को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कहते हैं, बोलते हैं मल्टी कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हो गया, मिश्रित होता है, लेकिन एक दूसरे पे डिपेंड होना भी होता है। ठीक है, खैर उस पर नहीं जाता, बस सीधा सेंटेंस पे आता है। सेंटेंस देखो, एक ऐसा सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, अ सेंटेंस, एक ऐसा सेंटेंस विच हैज वन प्रिंसिपल क्लोज, जिसमें एक तो प्रधान उपवाक्य हो। प्रधान उपवाक्य में मैं समझाऊंगा प्रधान उपवाक्य किसे कहते हैं। एक तो मुख्य उपवाक्य हो, और साथ में क्या हो, एंड एटलीस्ट कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लोज हो, अधीनस्थ उपवाक्य हो। अधीनस्थ का मतलब होता है जिसको अगर अलग कर दिया जाए तो उसका मीनिंग नहीं आएगा, उसका मीनिंग तभी निकलेगा जब मैन क्लोज के साथ में जोड़ेंगे। अभी आपको सेंटेंस दूंगा, समझ में आ जाएगा, फिलहाल ये समझ लीजिए। इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ऐसे को क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। और ये सेंटेंसेस क्या होते हैं, यूजुअली सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हुए होते हैं। अंग्रेजी में मुख्य रूप से दो प्रकार के कंजंक्शन होते हैं, एक होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एक होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो हम यूं कह सकते हैं सामान्य भाषा में, आसान भाषा में, कि सर कंपाउंड सेंटेंस तो वो सेंटेंस होगा जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ेगा, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वह सेंटेंस होगा जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ेगा।
अब फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किसे कहते हैं। तो देखो, मैं कंजंक्शन की क्लास के अंदर आपको बता दूंगा। मैंने यूट्यूब पर एक क्लास अपलोड की है कंपटीशन की, अगर आप चाहो तो उस घंटे भर की क्लास है, 45 से 40 मिनट की क्लास है, उसको देख लो, स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर में ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते किसको है। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से जितने भी WH वर्ड्स होते हैं, अगर कोई वाक्य WH वर्ड से जुड़ा हुआ ना, समझ लेना कि वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करेगा, वो कंपाउंड का निर्माण नहीं कर सकता। ठीक है, अगर दो वाक्य दैट से जुड़े हुए हो, दो वाक्यों को दैट से जोड़ दो, तो समझ ले जो रिजल्ट आएगा वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आएगा, ना तो सिंपल आएगा ना कंपाउंड आएगा। अगर दो वाक्यों को इफ से जोड़ दिया, अनलेस से जोड़ दिया, टिल, अनटिल, बिकॉज से जोड़ दिया, ये प्रमुख हैं। बाकी आप क्लोजेस वाली क्लास में मैंने आपको एडवर्ब क्लोजेस के अंदर बहुत सारे कंजंक्शंस दिए थे, राइट। कंजंक्शन ऑफ टाइम, कंजंक्शन ऑफ प्लेस, कंजंक्शन ऑफ पर्पस, कंजंक्शन ऑफ कॉज, कंजंक्शन ऑफ रीजन, कंजंक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट, बहुत सारे आपको मैंने दिए थे, राइट। उन सब कंजंक्शन से अगर दो वाक्य को जोड़ेंगे तो रिजल्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। तो आप यूं समझिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहेंगे, ऐसे दो वाक्य जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हुए हों। अब ये वाक्य देखो, ये दैट से जुड़ा हुआ है, जुड़ा है ना। आई नो, मैं जानता हूं, तो देखो ये रहा एक टेंस वर्ब, सिंपल प्रेजेंट। यू आर इनोसेंट, ये आर भी क्या है, ये भी वर्ब है, अरे टेंस वर्ब है ना ये भी, तो ये दो इसमें क्या है, वो टेंस वर्ब है। ये भी एक टेंस वर्ब और ये भी एक टेंस वर्ब, इसका मतलब सिंपल तो नहीं है, सिंपल नहीं है। क्या ये कंपाउंड है? कंपाउंड होता अगर ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता, अगर यहाँ पे एंड होता, अगर यहाँ पे नॉट ओनली बट ऑल्सो होता, यहाँ पे आइदर और होता, तो इसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। लेकिन ये दोनों क्लोजेस किससे जुड़े हुए हैं, किससे जुड़े हुए हैं, दैट से जुड़े हुए हैं, जो कि एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और दो क्लोजेस जब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ते हैं तो समझ लेना कि वो वाक्य कौन सा कहलाएगा, वो कहलाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। पॉइंट क्लियर? आगे देखो, आई हैव कम टू नो व्हाई यू वेंट देयर, मुझे पता चल गया है। देखो हैव कम इसका टेंस है, हैव सहायक क्रिया है, कम मैन वर्ब है, दोनों मिलाकर टेंस बना रहे हैं, कौन सा बना रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। टू नो, इस नो से पहले टू है, इसका मतलब इसका तो कोई टेंस नहीं है। आगे देखो वाई, देखो दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए वाई एक कंजंक्शन आया, तो जितने भी WH वर्ड्स होते हैं वो क्या कहलाएंगे, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। और आगे देखो यू के बाद में क्या आ गया, वेंट, वेंट कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब ये भी क्या हो गई, टेंस वर्ब हो गई। तो इस वाक्य में देखो एक टेंस वर्ब तो ये है और एक टेंस वर्ब ये है, दो टेंस वर्ब है। अगर इस वाक्य को मैं यहीं खत्म कर देता तो ये सिंपल बनता, क्योंकि इसमें फिर टेंस वर्ब एक ही होती। तो इस वाक्य में दो टेंस वर्ब हैं, इसका मतलब ये हुआ कि सर ये सिंपल तो नहीं है, या तो ये कंपाउंड है या फिर ये कॉम्प्लेक्स है। तो कैसे पता पड़ेगा कि कंपाउंड की कॉम्प्लेक्स है, तो सीधा कंजंक्शन को देखिए, कंजंक्शन कौन सा है, एक WH वर्ड है, क्लियर है। WH वर्ड अगर कंजंक्शन है तो सर ये जो सेंटेंस है ये कॉम्प्लेक्स ही हो सकता है, ये कंपाउंड नहीं होगा, क्लियर है। और इसका मुख्य क्लोज देखोगे, प्रधान उपवाक्य आई हैव कम टू नो, ये तो है इसका मुख्य उपवाक्य, और ये है। अगर इस वाक्य को मैं यहां से तोड़कर अलग कर दूं तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, अर्थ तब निकलेगा जिसके साथ में अटैच किया जाए। तो मोटी बात ये समझिए। और देखो मैं आपको सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पे लेके चलता हूं, पॉइंट टू पॉइंट समझते रहो आप, आराम से धीरे धीरे क्लास को रिवाइज करके पढ़ते रहा करो, हाँ ना। एक ही क्लास में कोशिश कर रहा हूं डालने की मैं, देखते कितना मटेरियल इसमें आता है, राइट। आई नो दैट यू आर इनोसेंट, ये हो गया हमारा। आई हैव कम टू नो, वो ये भी हो गया। शी आस्क्ड मी, तो शी आस्क्ड कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। तो बताओ टेंस्ड वर्ब तो बन गई। वेदर एक WH कंजंक्शन है। हैड कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, इसका मतलब ये भी टेंस वर्ब बन गई। अब इस एक वाक्य में दो टेंस वर्ब आ गई, तो इसका मतलब एक बात तो स्पष्ट है कि सर सिंपल तो नहीं है, ये सिंपल तो नहीं है, या तो ये कंपाउंड है या फिर कॉम्प्लेक्स है। तो कैसे पता पड़ेगा कंपाउंड है कि कॉम्प्लेक्स है, सीधा कंजंक्शन। तो कंजंक्शन कौन सा है, एक वेदर, एक WH वर्ड है, हालांकि WH वर्ड में नहीं आता वेदर, लेकिन एक बार मान लो वेदर इफ की जगह आता है,
लेकिन जो वेदर होता है ना, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। क्लियर है? तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होने के कारण ये वाक्य क्या कहलाएगा? ये वाक्य कहलाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और देखो, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। वर और वुड फ्लाई दो टेंस अब है इसमें, दो इसकी फाइनाइट वर्ब है। जोड़ा किससे गया? इफ से। इफ क्या है सर? इफ एक सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो ये वाक्य क्या कहलाएगा? ये वाक्य कहलाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। उसी प्रकार से यू स्टडी कंसिस्टेंटली, अगर आप कंसिस्टेंटली स्टडी नहीं करोगे, यू कैन नॉट क्रैक इट, तो आप इसको पास नहीं कर सकते एग्जाम को। देखो यहां पे भी टेंस वर्ब है और यहां पे भी क्या है? एक टेंस्ड वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है ये। क्लियर है? और जुड़ा किससे है? दोनों अनलेस। अनलेस क्या? एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। इसका मतलब ये जो वाक्य है ये क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आई थिंक आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। सिंपल सिंपल सी बातें हैं। इस सारी कहानी को मैं 3 लाइन के अंदर आपके सामने रख देता हूं। देखो बच्चों, सिंपल सेंटेंस, आंख बंद करके रिवाइज करो कि सिंपल सेंटेंस था क्या। अरे सिंपल सेंटेंस का सामान्य से मतलब था ओनली वन टेंस्ड वर्ब। इतना सा ध्यान रखो, यह सिंपल सेंटेंस कहलाता है। टेंस वर्ब को ही ग्रामर में कहते हैं फाइनाइट वर्ब, हाँ ना, फाइनाइट वर्ब जिसकी हो, राइट। कंपाउंड सेंटेंस किसे कहा हमने? तो कंपाउंड सेंटेंस का एक ही मतलब निकल के आ गया। कंपाउंड का मतलब हो गया दो वाक्य जो क्या हो? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े हुए हों। और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन किसे कहते हैं अभी मैंने आपके सामने बता दिया है। एंड है, एज वेल एज है, वो सारे हैं। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का अभिप्राय क्या निकला था? अरे सर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एक ही मतलब निकल के आ रहा है क्या? कि जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े हुए हों। बस खत्म कहानी। तो बताइए, यहां तक की कहानी आपको समझ में आनी चाहिए पहले। अब आपका ग्राउंड तैयार हो गया सिंथेसिस को करने का। क्लियर है ना? डायरेक्ट सिंथेसिस नहीं पढ़ाए जा सकते सर आपस में। ये टॉपिक बड़ा एकेडमिक स्तर का टॉपिक है ना? ढंग से देखना पड़ता है कि ये टॉपिक कहना क्या चाहता है, राइट। आप रीट में या सेकंड ग्रेड में इसको बहुत लंबे चौड़े रूप से पढ़ाना पड़ता है, हाँ ना। ये तो सिंथेसिस है, इसका एंथेसिस भी होता है, उल्टा भी होता है, राइट। खैर उस पर नहीं जाते हैं, राइट। और समझ लो एक बार इसको अच्छी तरह आप। मैं पानी वानी पी लेता हूँ यार थोड़ा सा, फिर अपन चलते हैं। आज देखते हैं कि इसका आगे का पार्ट कैसे टैकल करते हैं, ठीक है। जस्ट अ मिनट, 1 मिनट का समय दीजिए मुझे। हाँ जी, अब अपन देखते हैं कि आखिर में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में क्वेश्चन कैसे आता है, राइट। देखो ऐसा है, अब हम बात करेंगे कि हम प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे सिंथेसिस की। तो सिंथेसिस की प्रक्रिया का मतलब होगा कि देखो आपको ऐसे दो वाक्य देगा। पहले अपन समझ लेते हैं। अब तक आपको दो वाक्य दिए, ऐसे दो वाक्य देता है। और अब तक 2023 के पेपर तक क्या किया गया? साथ में यहां पर ब्रैकेट में कंजंक्शन दे देता था। तो ऐसा भी कंजंक्शन दे दिया, ठीक है। हाँ, यहाँ पे कोई भी कंजंक्शन दे दिया और ये कहा कि बच्चों दोनों वाक्यों को कंबाइन करके एक वाक्य बना दो, है ना। दोनों वाक्य कंबाइन करके क्या बना दो? एक वाक्य बना दो। ऐसा इसने क्या कर दिया? एक कंजंक्शन दे रही है, ये दे देता है। एक तो तरीका है। दूसरा तरीका इसका यह था, दूसरा तरीका हुआ कंजंक्शन अगर नहीं दिया तो पहला तो तरीका होगा कि आपको यहाँ पे कोई कंजंक्शन दे दिया जाएगा, राइट। समझ करो ध्यान से। तो इसके 3 तरीके बनेंगे। पहला तरीका होगा कि आपको यहाँ पे कोई कंजंक्शन दे दिया और ये कह दिया कि भैया इस कंजंक्शन से जोड़ते हुए क्या बनाओ? इसका सिंथेसिस कर दो। या फिर आपको क्या इतना सा कह दिया, इतना सा इंस्ट्रक्शन दे दिया, कंबाइन द टू सेंटेंसेस। और ये नहीं कहा, तो इतना सा कह दिया कंबाइन टू सेंटेंसेस, कि दोनों सेंटेंस को कंबाइन कर दो इनटू अ मीनिंगफुल सेंटेंस, एक मीनिंगफुल सेंटेंस। इसका मतलब अगर वो कहता कंबाइंड सेंटेंस तो बोला फिर किसी भी तरीके से इसको कंबाइन किया जा सकता है, हाँ। तो दूसरा तरीका होगा कंबाइंड सेंटेंस। कंबाइंड सेंटेंस का मतलब क्या हो गया? कि बोला इन सेंटेंसेस को केवल आप जोड़कर दिखाना है, राइट। उसके अलावा कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर आपका बोर्ड इंस्ट्रक्शन देता है, ये देखो ध्यान से देना,
अगर बोर्ड इंस्ट्रक्शन देता है ये क्या, कंबाइंड टू सेंटेंसेस, इन दो सेंटेंस को कंबाइन करो एंड मेक अ सिंपल सेंटेंस। अगर स्पष्ट रूप से कह देता है कि सिंपल सेंटेंस बनाओ, तो कंबाइन करने से काम नहीं चलेगा, रिजल्ट सिंपल सेंटेंस आना चाहिए। बात समझ आ गई? अगर कह देता कंबाइन टू सेंटेंस एंड मेक अ कंपाउंड सेंटेंस, तो इन्हीं वाक्यों को हमको इस प्रकार से जोड़ना पड़ता कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन से, तो क्या बन जाता है, ये कंपाउंड बन जाता है। या इंस्ट्रक्शन दे दे कंबाइन टू सेंटेंसेस एंड मेक अ सिंपल मेक अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो सर इन दोनों वाक्यों को हम सबयूनिटी कंजंक्शन से जोड़ेंगे। पॉइंट समझ आया? इसका मतलब स्पष्ट दे देगा सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सबयूनिटी कंजंक्शन। इतना सा दिमाग रखो, काम हो जाएगा। देखो ऐसा है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो या और किसी राज्य का बोर्ड हो या सीबीएसई का हो, मतलब कैसा भी दिमाग को पूछने तुमसे, मैं तुम्हें हर तरह से टर्म्स सिखा रहा हूँ। क्लियर है? ये सबसे टफ तरीका माना जाता है। स्टूडेंट कहते हैं सर वो टफ इसलिए मानते हैं क्योंकि ये समझ में नहीं आता है कि सिंपल कैसे कहते हैं, कंपाउंड कैसे कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कैसे कहते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को ये समझा दिया जाए कि भैया ये तो सिंपल है, ये कंपाउंड है, ये कॉम्प्लेक्स है, उसके बाद में ये चीजें उसको टफ लगेगी नहीं, आपको नहीं लगेगी, अगर आपको समझ में आ गई तो। ठीक है? खैर, तो क्या है, अब ध्यान से सुनो, आपकी प्रक्रिया अब स्टार्ट होती है कि अगर हमको क्या बनाना है, पहले बात रिजल्ट क्या है, हमारा रिजल्ट क्या मांग रहा है। हमारा एग्जामिनर ये कह रहा है कि दोनों को कंबाइन ऐसे करो कि रिजल्ट सिंपल सेंटेंस आए। और सिंपल सेंटेंस का मतलब क्या निकलता है, वन टेंस्ड वर्ड। अरे क्लियर है ना, वन टेंस्ड वर्ड। अब इन दोनों वाक्यों को देखो, यू वांट, क्लियर है, और आर डूइंग, दोनों टेंस है। मतलब वांट कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, ये भी टेंस्ड वर्ड हो गई, अरे हो गया। और आर डूइंग अपने अकेले डूइंग होती है तो उसको टेंस नहीं बोलते, लेकिन आएंगे के साथ में आर आ रहा है, इसका मतलब ये भी क्या करना पड़ेगा, ये भी क्या करना पड़ेगा, दोनों टेंसेस में। अब इन दोनों को ऐसे बनाओ कि एक वाक्य में वाक्य तो एक बन जाए और एक क्रिया का टेंस रहे, दूसरे क्रिया का टेंस हट जाए, तो सिंपल बनेगा। हाँ, और अगर दोनों क्रियाओं का टेंस बन गया तो सिर्फ वो सिंपल नहीं बनेगा, या तो कंपाउंड बनेगा फिर कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो सब क्या करें, तो देखो इस पर सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए मैं आपको 6-7 पॉइंट सिखा रहा हूँ। कितने पॉइंट, 6-7, वैसे तो सिर्फ लगभग 15-16 के आसपास पॉइंट्स होते हैं सिंपल सेंटेंस बनाने के, लेकिन 12वीं क्लास में जो क्वेश्चन जहां से पूछा जाता है बस मैं वही बता रहा हूँ। ठीक है? तो पहला तरीका क्या है, पहला तरीका है, मैंने कहा 6-7 तरीके हमारे सामने आने वाले हैं। पहला तरीका है बाय यूजिंग, किसका प्रयोग करके, टू इंफिनिटिव। और टू इंफिनिटिव का मतलब होता है टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। यानी कि एक वाक्य की क्रिया पर टू वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म बदल देंगे और दूसरे वाक्य की क्रिया पर ऐसा कैसे रहने देंगे। ध्यान से समझना। ठीक है? अब देखो क्या लिखा हुआ, यू वांट टू राइज हाई इन लाइफ, आप अपनी जिंदगी में ऊंचा उठना चाहते हैं। क्लियर है? यू आर डूइंग स्टडीज हार्ड, आप परिश्रम कर रहे हो। इन दोनों वाक्यों में क्या संबंध है, दोनों वाक्यों का संबंध क्या है? सर एक में कारण है, बोला है क्या नहीं है, और एक में उस कारण का इंटेंशन है या फिर उस कारण उसका कोज है। मैं आपसे पूछूं कि आप कठोर मेहनत क्यों कर रहे हैं, अरे क्यों कर रहे हैं आप, हार्ड स्टडीज क्यों कर रहे हैं, हाँ, क्योंकि आप अपने जीवन में ऊंचा उठना चाहते हैं। क्लियर है? इसका एक वाक्य में कारण है और दूसरे वाक्य में उसका, हाँ, मतलब उस कारण का क्यों किया जा रहा है वो दर्शाया गया है। क्लियर है? जैसे मैं मार्केट गया, मैं सब्जियां खरीदना चाहता था, तो मार्केट क्यों गया, क्या इंटेंशन था मेरा, सब्जियां खरीदना। आप मेरी क्लास ले रहे हो, आप 90% मार्क्स हासिल करना चाहते हो, तो आप मेरी क्लास क्यों ले रहे हो, 90% मार्क्स हासिल करने के लिए ना, तो आपका इंटेंशन बता रहा है। ऐसे दो वाक्य आप समझ, टू इंफिनिटिव कहां लगेगी, हर जगह टू इंफिनिटिव ठोक देना,
टू इन्फिनिटिव का इस्तेमाल हमको केवल तभी करना है जब दोनों वाक्यों में एक संबंध हो, किसका, एक वाक्य में दूसरे वाक्य का कारण हो। तो ऐसी स्थिति में देखो अब आसानी से क्या करेंगे, हम लोग इसका क्या करेंगे, सिंथेसिस करेंगे। ये है आपका इस काम को, ये जो काम कर रहे हैं आप, ये जो काम करें उसका कारण है। तो पहले आप जो काम करें उसको लिखो, ये लिख दिया मैंने, यू आर डूइंग स्टडीज हार्ड, एक वाक्य ऐसे उतार दिया और इसमें से यहां तक इस वर्ड तक को हटाकर और मैंने लगा दिया टू राइज हाई इन लाइफ। ये लीजिए साहब, क्या बन गया, क्या बन गया, दोनों वाक्यों का मीनिंग एक में आ गया। मीनिंग बनना चाहिए, क्या लिखा हुआ है कि यू आर डूइंग स्टडीज हार्ड, यू वांट टू राइज हाई इन द लाइफ, और मैंने क्या लिखा, यू आर डूइंग स्टडीज हार्ड टू राइज इन द लाइफ। आप अपने जीवन में ऊंचा उठने के लिए अध्ययन कर रहे हैं। अब गौर से देखो, ये देखो, गौर से देखो, टेंस वर्ब तो एक ही है ना इसमें, वो है कि नहीं, वांट को हटा दे रहा और टू राइज को एडजस्ट ले रहा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट वर्ब कोई टेंस ही नहीं रहा। अब इस दोनों वाक्य कंबाइन करके दोनों वाक्य मीनिंग इसमें आ गया और ये सिंपल भी बन गया। क्यों बन गया, रिजल्ट क्या निकला, अरे रिजल्ट निकल गया इसका सिंपल सेंटेंस, क्योंकि इसमें टेंस वर्ब कोई की नहीं। और ये हमने किसके तरह किया, हमने क्या टूल अपनाया, हमने टूल अपनाया टू इन्फिनिटिव का। क्यों अपनाया, क्योंकि सर एक वाक्य में कारण बताया गया है, जो क्रिया की जा रही है उसका कारण या उसका इंटेंशन दूसरे वाक्य में बताया गया है ना। आगे देखो, एक बार और देखो, वी आर गोइंग टू जोधपुर। पहला वाक्य क्या बोल रहा है, हम जोधपुर जा रहे हैं। क्यों भाई, किस लिए जा रहे हो, वाई आर यू गोइंग टू जोधपुर, वी वॉन्ट टू विजिट द मेहरान फोर्ट, हम सब मेहरान फोर्ट देखना चाहते हैं। तो बताइए आपके जाने का कारण है क्या, ये देखो, ये रहा आपके जाने का रीजन। अरे रीजन है क्या, रीजन है तो सिंपल से है, इस वाक्य को किससे जोड़ेंगे, इस वाक्य को जोड़ेंगे किससे, टू इन्फिनिटिव से। ये लोग यहीं जोड़ देता हूं, इन दोनों को हटा दो। ओके, पूरा वाक्य बोल के देखो तो क्या बनेगा, ये बनेगा वी आर, टेंस तो एक ही रहा इसमें, वी आर गोइंग टू जोधपुर, ये तो रहा मुख्य वाक्य। ओके, वी आर गोइंग टू जोधपुर टू विजिट, किस लिए जा रहे हैं हम लोग, सर विजिट करने के लिए। और क्या विजिट करने के लिए, द मेहरान फोर्ट, सर मेहरान फोर्ट को विजिट करने के लिए हम जा रहे हैं। ये क्या बन गया, ये आपका रिजल्ट। अब देखो, आर गोइंग, इसका टेंस एक ही है और टू विजिट का कोई टेंस नहीं है। इसका रिजल्ट क्या निकला इस वाक्य का, सर इस वाक्य का रिजल्ट निकला सिंपल, कंबाइन भी हो गया और रिजल्ट क्या निकला, सिंपल निकला। क्लियर है, और देखो, देख लो अच्छी तरह इसको, आगे देखो, द बॉय हैज कम हियर, आगे देखो, लड़का यहां पे आ गया है। अब देखो हैज कम, इसका वो टेंस एक तो टेंस ही रहा, ही वांट्स टू सी द प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल से मिलना चाहता है, तो वांट्स देखो एक टेंस ये रहा, दो टेंस है। अब हमें क्या बनाना है, सिंपल बनाना है। तो क्यों आया लड़का, क्यों आया लड़का, प्रिंसिपल से मिलने के लिए, तो हमने लिखा द बॉय हैज कम, लड़का यहां पर आ चुका है। और क्यों आ चुका मेरे भाई, टू सी द प्रिंसिपल, किससे मिलने के लिए आ गया, प्रिंसिपल से मिलने के लिए आ चुका है। देखो जरा वाक्य क्या बन गया, सिंपल बन गया। और ये सिंपल हमने बनाया कैसे, हमने बनाया टू इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हुए। क्यों टू इन्फिनिटिव क्यों लगाई, क्योंकि सर इसमें एक वाक्य का कारण दूसरा वाक्य बता रहा है। तो मेरा समझ पा रहा है कि कहां क्यों लगाना है, क्योंकि मैंने 7 तरीके बताऊंगा तुमको, 7 अच्छे दे दिए, राइट। तो हर तरीके के पीछे अलग लॉजिक लगेगा। टू इन्फिनिटिव क्यों आपको मैंने बता दिया। आगे देखो, दूसरा जो तरीका है, हम सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं, ध्यान रखना, सिंपल सेंटेंस बनाने का दूसरा जो तरीका है वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके। आप कहोगे कि सर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल किसे कहते हैं, तो देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है किसी क्रिया के साथ में जब हम आईएनजी लगाते हैं ना, और कोई सी भी वर्ब है उसके साथ में जब आईएनजी लगती है तो इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। और अभी मैंने आपको बिगिनिंग में बताया था कि वर्ब प्लस आईएनजी का कोई टेंस नहीं होता है जब तक कि
जब तक कि क्या ना हो, उससे पहले कोई सहायक क्रिया नहीं आ जाए। हम क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं सिंपल सेंटेंस, है ना। देखो, आई सॉ द स्नैक, मैंने सांप को देखा। आई गॉट स्केयर्ड, मैं डर गया। तो देखो सो, अब पॉइंट समझते रहना कि इसका सिंपल सेंटेंस कैसे बनेगा। सो, सो कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, टेंस है, ये तो क्या है, टेंस वर्ब है। गॉट, गॉट भी कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, जिसका भी टेंस है, यानी कि दोनों वाक्य को अलग अलग टेंस है। और हमारा एग्जामिनर हमको कह रहा है कि दोनों को कंबाइन करो, सिंपल बनाओ। हाँ, कंबाइन करो और सिंपल बनाओ। तो हम देखें कि कंबाइन करो सिंपल बनाओ, तो उसको बनाए किससे, क्या इसमें टू इनफिनिटिव लगाए, तो टू इनफिनिटिव तो नहीं लगाएंगे सर, क्यों, वहां पे उद्देश्य थोड़ी है, उद्देश्य नहीं दिखाया गया, यहाँ पे क्या दिखाया गया, समझना ध्यान से, दो बातें। पहली बात तो ये देखो, इन दोनों वाक्यों को टू इनफिनिटिव इससे प्रेजेंट पार्टिसिपल से क्यों जोड़ा जाएगा, इसको समझना। देखो, पहली बात तो सर दो क्रियाएं हैं, साफ दिख रहा है, हाँ सर। और दूसरे, इन दोनों क्रियाओं में एक संबंध है, किसका, कि दोनों क्रियाएं क्या हुई है, एक क्रिया दूसरे क्रिया के परिणाम स्वरूप हुई है। कैसे, मैंने सांप को देखा और मैं डर गया। तो मैं क्यों डरा, क्योंकि मैंने सांप को देखा, क्लियर है। अच्छा, एक बात और देखो, जैसे देखा वैसे ही डरा। ऐसा थोड़ी कि पहले मैंने सांप को देखा, फिर उसको थोड़ा पुचकारा, प्यार किया, फिर उसने जब दांत निकाल के क्या विष फेंका, फिर मैं डरा, ऐसा तो नहीं ना, देखते ही डर लगा। इसका मतलब एक क्रिया दूसरे क्रिया के तुरंत बाद हो रही, इमीडिएट क्या हो रहा है, इसका इफेक्ट आ रहा है ना। यहाँ दोनों क्रियाओं के बीच में गैप नहीं है, इन दोनों क्रियाओं के बीच में क्या नहीं है, गैप नहीं है। अरे क्लियर है कि नहीं है। तो इसका मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल तब करेंगे जब एक क्रिया दूसरे क्रिया के तुरंत बाद में हो, यानी कि इसके अंदर कोई गैप ना हो, इमीडिएट इफेक्ट दिख रहा हो। क्लियर है, एक बात। और गौर से देखो, दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक ही है। हाँ, मैंने सांप को देखा तो डरेगा तो मैं ही डरूंगा। अब देखो ऐसे वाक्यों के, अब आप समझ गए, उसको टू इनफिनिटिव से नहीं जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल से। कैसे, इसको तो हमने यहां से हटा दिया, दोनों से एक सब्जेक्ट ले लिया, इस सेकंड फॉर्म को बदल दिया किसमें, प्रेजेंट पार्टिसिपल में, और जैसे ही मैंने क्या लगाया, सेम किया, इसका टेंस गायब हो गया। क्यों, सेकंड फॉर्म का तो टेंस है, लेकिन आईएनजी का तो टेंस नहीं है ना। और हम इसका टेंस क्यों गायब कर रहे हैं, क्योंकि सर हमको सिंपल सेंटेंस बनाना है, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस बनाना होता है ना, तो इसका टेंस हमको यही रख लेते, क्या दिक्कत है। अब क्या हो गया, नॉन टेंस हो गई। तो सी द स्नैक, सर स्नैक को देखकर, कॉमा, दोनों में से एक सब्जेक्ट लिया, आई गॉट स्कैर्ड। अब देखो, सांप को देखकर मैं डर गया, तो देखो इसमें टेंस्ड वर्ब एक रही है, ये वाक्य क्या बन गया, सिंपल बन गया, बन गया सिंपल। और देखो नीचे, द बॉय टच्ड द लाइव वायर, लड़के ने बिजली के नंगे तार से करंट आ रहा, उसको छू लिया। ही हैड लगा देना यहाँ पे, ही हैड अ शॉक, उसको करंट लगा। तो एक क्रिया दूसरी क्रिया की तुरंत बाद में हो रही है ना, और दोनों के बीच में गैप नहीं है, जैसे छुआ वैसे करंट लगेगा, गैप नहीं, ऐसे छुआ ऐसे करंट लग गया, दोनों के बीच में गैप नहीं है, और दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट है, किससे जुड़ेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल से। कैसे, ऐसे लिखेंगे, इस सब्जेक्ट को हम यहां से रिमूव करेंगे, यस, टच सेकंड फॉर्म है, इसको बदलो आईएनजी फॉर्म में, तो ये तो क्या हो गया, टचिंग, टचिंग अ लाइव वायर, लाइव वायर को छूते ही, कॉमा। अब ध्यान देना, यहां पे ही है ना, तो ये ही हटेगा, और ये वाला जो सब्जेक्ट है ये आएगा, क्योंकि ही हटा देंगे, अगर ही लगा देंगे तो समझ में जाएगा ही किसके लिए है, इसलिए बॉय लगेगा। द बॉय, उस लड़के का क्या लगा, हैड, उसके क्या लग गया, हैड अ शॉक, सर उसको क्या लगा, शॉक लगा। क्लियर है। अब गौर से देखो, ये इस वाक्य का टेंस वर्ब तो ये रही ना, और ये क्या बन गई, नॉन टेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने का दूसरा तरीका होता है किसका इस्तेमाल करना, प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करना। और पहला तरीका कौन सा था, इन्फिनिटिव, दोनों में अंतर है, बस अंतर,
अच्छी तरह इस क्लास को देखो। देखो बच्चों, मैंने ये क्लास बहुत सोच समझ के आपके लिए तैयार की। मैंने कहा आसान से आसान भाषा में आपको सिखाऊं, राइट, और आपको अच्छी तरह समझ में आए। लेकिन कितना भी अच्छा तो वो कोई भी टीचर है, एक बार में 100% समझ में आ जाए ये जरूरी नहीं होता है। तो आप इसको क्या करते रहो, एक दो बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। अब देखो तीसरा तरीका, 6-7 तरीके होते हैं। तीसरा तरीका कौन सा है, यूजिंग परफेक्ट पार्टिसिपल। अब हम तीसरा तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करके। पहला इन्फिनेटिव, दूसरा प्रेजेंट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल किसे कहते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है हैव में आईएनजी लगा दो, हैविंग, और यहां वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इसको कहते हैं अंग्रेजी में परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। अब पहले समझो दोनों वाक्यों का रिलेशन समझना जरूरी है कि कहां टू इन्फिनेटिव लगी। जहां सर एक वाक्य में दूसरे वाक्य में पहले वाले वाक्य का क्या बताया गया, इंटेंशन बताया गया। प्रेजेंट पार्टिसिपल कब लगा, जब दो क्रियाएं साथ साथ घटित हुई हो, एक के बाद दूसरी क्रिया घटित हुई, तो दोनों के बीच में क्या हो, तो गैप ना हो, राइट। और यहां जरा देखो, ही स्टडीड वेरी हार्ड, उसने बहुत मेहनत करी, उसने अध्ययन परिश्रम से किया। ही टॉप द क्लास, और क्लास टॉप कर गया। अब गौर से देखो, यहां पर पहले काम कौन सा हुआ, स्टडी, यस, और रिजल्ट क्या निकला, वो क्लास टॉप कर गया। इसका मतलब एक क्रिया दूसरी क्रिया के बाद तो घटित हो रही है, और दूसरी बात यहां पे भी सब्जेक्ट ही है और यहां पे भी क्या है, सब्जेक्ट ही है। इसका मतलब सब्जेक्ट तो एक ही है। तो इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल क्यों लगे, क्योंकि डिफरेंस ये है कि स्टडी करने में और टॉप करने में ऐसा थोड़ी कि इधर से स्टडी करी इधर से टॉप कर गया। आप सोचो, अरे इधर से कार को टच किया और उधर से उसको शॉक लगा, बताओ इन दोनों के बीच में गैप है, नहीं सर, यहां है जीरो गैप। क्या है यहाँ पे, जीरो गैप। लेकिन आप मुझे बताओ कि यहां तो उसने स्टडी करी और यहां उसने टॉप किया। अरे तो मेरे भाई स्टडी करने के बाद में उसने एग्जाम भी दिए होंगे, पेपर भी लिखे होंगे, रिजल्ट भी आया होगा। इसका मतलब एक क्रिया दूसरी क्रिया के बाद हो रही है, यहां पे भी एक क्रिया दूसरी क्रिया के बाद हो रही है, ठीक है। लेकिन यहां पर सर गैप है, यहां पे क्या है, गैप है, और यहां पे गैप क्या है, जीरो गैप है। क्लियर है। अगर गैप है तो फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं लगाएंगे सर, परफेक्ट पार्टिसिपल आएगा। इसका मतलब हम लिखेंगे हैविंग, और स्टडी की सेकंड फॉर्म है, इसको थर्ड फॉर्म भी यही होती है, स्टडीड। अब देखो कोई टेंस नहीं रहा, हैविंग स्टडी का कोई टेंस नहीं है। दोनों में से एक सब्जेक्ट ले लिया, कौन लगा, ही टॉप द क्लास। ये देखिए ये बन गया आपका इसका क्या, इसका उत्तर, हैविंग स्टडीड ही टॉप द क्लास। ठीक है, कुछ बचा तो ये वेरी हार्ड भी लगाना भाई, मैं तभी सोच रहा हूँ सेंटेंस में क्या बच गया। दोबारा लिख देता हूँ, आराम से समझ लो, कोई भागा दौड़ी नहीं है। हैविंग स्टडीड वेरी हार्ड, हैविंग स्टडीड वेरी हार्ड, कॉमा लीजिए यहाँ पे, और ही टॉप द क्लास, उसने क्लास को क्या कर दिया, टॉप कर दिया, वो बन गया। अब गौर से देखो भैया, ये सिंपल सेंटेंस है, क्यों, क्योंकि टेंस केवल एक क्रिया कर रहा है, राइट। और इसको कंपाउंड बनाओ तो एंड लगा दो, ही स्टडीड वेरी हार्ड एंड टॉप द क्लास, ये कंपाउंड बन गया, है ना। तो वो तरीका हो गया। अब देखो आगे देखो दूसरा सेंटेंस, आई टाइप्ड ऑल द लेटर्स, मैंने सारे लेटर्स को टाइप किया, और आई पोस्टेड देम। तो भैया पहले तो टाइप किया, क्लियर है, और उसके बाद में पोस्ट किया। एक क्रिया दूसरी क्रिया के बाद में हो रही है, लेकिन टाइप करते ही पोस्ट किया क्या, अरे टाइप किया होगा, प्रिंट आउट निकाला होगा, एनवेलप में डाला होगा, पोस्ट ऑफिस तक गया होगा, फोटो करो। इसका मतलब दोनों क्रियाएं क्या स्पॉन्टेनियस, सॉरी दोनों क्रियाएं सिमल्टेनियस नहीं है सर, एक साथ नहीं हो रही है, दोनों के बीच में गैप है। तो ये किससे जुड़ेगा, टू इन्फिनिटिव से नहीं जुड़ेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल से नहीं जुड़ेगा, किससे जुड़ेगा, परफेक्ट पार्टिसिपल से। कैसे, तो लिखना पड़ेगा सर, ये लीजिए परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग टाइप्ड, ये तर्कवादी, ऑल द लेटर्स
कि सारे लेटर्स को टाइप करने के बाद में दोनों में से एक शब्द ले लिया, आई पोस्टेड देम, मैंने उनको पोस्ट कर दिया। ये हो गया हमारा उत्तर। क्लियर है? अब ये दो वाक्यों का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए। कर सकते हो? दो वाक्य मैंने कर दिए, दो वाक्य आप कर दे दिखाओ। चलते हैं तीसरे तरीके, है ना। अब देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, और लिखा हुआ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, बड़ा हैवी फ्रेज है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। कभी आगे फ्यूचर में कभी इंग्लिश पढ़ोगे तो उसमें सिखाया जाएगा कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट किसे कहते हैं। फिलहाल यूं समझ लो, नॉमिनेटिव का मतलब होता है सब्जेक्ट और एब्सोल्यूट का मतलब होता है स्वतंत्र, फ्री, स्वच्छंद, किसी जिसमें किसी का कंट्रोल ना हो, राइट, इसको कहते हैं। खैर उसकी जो बड़ा लेवल उस पर अपन नहीं जाते। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का सिंपल सा मतलब मैं समझा देता हूँ, 12वीं क्लास में कैसे आएगा। एक बार चौथे वाक्य को पढ़ो एक बार आप। मैं चौथे वाक्य से अपनी बात शुरू करूंगा, ठीक है? पढ़ो। द सन रोज, सूरज उगा, ठीक है, एक काम हुआ। द फॉग डिसअपियर्ड, धुंध छट गई, गायब हो गई। तो आप ये देखो, ध्यान से देखो, सूरज उगा और धुंध गायब हो गई। तो यहां पे भी एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया हो रही है। इसका मतलब ये तो सर प्रेजेंट पार्टिसिपल से जुड़ना चाहिए, है ना। ये तो परफेक्ट पार्टिसिपल से जुड़ना चाहिए कि एक क्रिया दूसरी क्रिया के बाद हो रही है। तीसरे वाले वाक्य में देखो, एग्जाम्स आर ओवर, एग्जाम समाप्त हो गए। वी हैव डिसाइडेड टू गो ऑन अ टूर, क्या लगा देना यहाँ पे, हमने टूर पे जाने का डिसाइड किया। तो सर पहले खत्म हुए, उसके बाद में जाने का डिसाइड किया। क्लियर है? दो क्रियाएं एक साथ नहीं हो रही है, पहले एक क्रिया हुई, उसके बाद में दूसरी क्रिया हो रही है। ये तो उसमें भी हो रहा था, परफेक्ट पार्ट से में या प्रेजेंट पार्ट से में। फिर इसमें अंतर क्या है? अंतर है दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट। देखो अभी हमने जो ये देखा था, ये वाक्य देखे थे ना, इसमें सब्जेक्ट सबका कॉमन है। गौर से देखो, सब्जेक्ट यहाँ दोनों का क्या है, यहाँ पे भी आई, यहाँ पे भी आई। देखो सब्जेक्ट क्या है, कॉमन है, द मैन, और द मैन के लिए क्या आ गया, ही। अभी देखो इसमें भी सब्जेक्ट कॉमन था, प्रेजेंट, आई सो, द बॉय, ही, कॉमन सब्जेक्ट था। लेकिन इन दोनों वाक्यों में अगर आप देख रहे हो तो यहां देखो आपको सब्जेक्ट कॉमन नहीं दिखेगा। देखो यहां पे इस नाम की क्रिया का सब्जेक्ट कौन सा, डे है, और यहां पे वॉन नाम की क्रिया का सब्जेक्ट कौन सा, आई है। क्लियर है? इसका मतलब भेद इसमें एक ही है, क्या कि सर दोनों वाक्य जो है उनमें क्या है, सब्जेक्ट अलग है, मतलब संबंध वही है, एक क्रिया का दूसरी क्रिया के बाद होना। क्लियर है? अब दोनों के बीच में गैप आ गया तो अलग स्ट्रक्चर जाएगा, और दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है तो अलग स्ट्रक्चर जाएगा। तो समझने की कोशिश करते हैं। देखो पहले चौथा वाक्य ध्यान समझ लेना। अब खुद सोचो कि सूरज का उगना, ठीक है, और फॉग का डिसअपीयर होना। ऐसा तो इधर से सूरज उगा, उधर से फॉग अचानक डिसअपीयर हो गया, जैसे लाइट जलाई अंधेरा भाग गया। इसमें तो कोई क्या है, इसमें तो कोई गैप ही नहीं है। आई स्विच द लाइट एंड डार्कनेस डिसअपीयर, यहां तक गैप नहीं। लेकिन एक बात बताओ, सूर्य जैसा होता है कि ऐसा उगता है अचानक धूप थोड़ी होती, इसका मतलब इन दोनों के बीच में गैप है। क्लियर दिख रहा है? तो दोनों कैसे जोड़ेंगे, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कैसे करेंगे? ऐसे, पहले वाक्य के सब्जेक्ट को लिखा द सन। क्लियर है? ये जो क्रिया देख रहे हो आप, इसको बदल दो परफेक्ट पार्टिसिपल में। अभी हमने सीखा परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, तो ये हमने लगा दिया हैविंग, ये क्या लगा दिया, हैविंग। और ये जो राइज है इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती, राइजन। देखो द सन हैविंग राइजन। अब ये जो टुकड़ा यहां तो उसका टेंस है, सेकंड फॉर्म है, तो यहां तो टेंस वर्ब है, लेकिन यहां पर इसका कोई टेंस नहीं है। ये पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया, टेंस की बंधनों से ये मुक्त हो गया। इसका सब्जेक्ट जो है, इसका नॉमिनेटिव जो है वो क्या हो गया, एब्सोल्यूट हो गया, फ्री हो गया, कोई टेंस का इसके ऊपर प्रभाव नहीं है। ठीक है? अब क्या बचा, अगला वाक्य के लिए आप कॉमा लगाओ और ये लिख दो द फॉग डिसअपीयर्ड। तो कितनी आसानी से बात समझ आती है। अगर कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आ जाए ना,
तो सर चीजें बहुत आसान होती। ये लीजिए, द सन हैविंग राइजन द फॉग डिसअपीयर्ड। क्लियर है, राइट। क्यों किया, क्यों किया सर? एक क्रिया दूसरे क्रिया के तुरंत बाद नहीं हो रही है, दोनों के बीच में गैप है और सब्जेक्ट दोनों का गैप है। ठीक है, आगे देखो, यहां पे भी देखो, एग्जामिनेशन आर ओवर, एग्जामिनेशन आर ओवर। तो देखो पहली बात तो यहाँ पे आर आया है, एक क्रिया तो ये इसका टेंस, और हैव डिसाइडेड हमने निर्णय लिया, दूसरा इसका क्रिया ये है। तो पहले एग्जाम खत्म हो जाएंगे फिर हमने डिसाइड किया होगा। क्लियर? तो अच्छा बताओ, एग्जाम खत्म होते ही डिसाइड करेंगे या एग्जाम खत्म करोगे, घर आओगे, पापा मम्मी से बात करोगे तभी तो करोगे? इसका मतलब दोनों के बीच में गैप है। क्लियर है? मैं अब उसको याद रखूं, किसको, कि मैंने स्विच ऑन किया और कमरे के क्या होंगे, लाइट हो गई, तो यहां तो कोई गैप नहीं है, लेकिन यहां गैप है। तो क्या करें, इसको करेंगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से, सब्जेक्ट अलग है, तो पहला सब्जेक्ट उतारे, पहला सब्जेक्ट उतारे। तो पहला सब्जेक्ट कौन सा है? दी एग्जामिनेशन, दी एग्जामिनेशंस। अब क्या करें, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हो जाएगा। अब देखो यहां पर हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म लेनी पड़ेगी, ध्यान बुक समझना। अब क्या करें, हमने हैविंग तो लगा दिया, ये लीजिए। अब क्या करें, थर्ड फॉर्म किसकी है? आर की थर्ड फॉर्म लेनी पड़ेगी। अब सर आर की थर्ड फॉर्म कौन सी होती है ना? आप समझो, देखो बच्चों, ये जो इज, एम और आर होते हैं, ये तो होती है इनकी फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है? इनकी सेकंड फॉर्म होती है वॉज और वर। ध्यान रखना, ये इनकी क्या हो गई? पास्ट फॉर्म हो गई। और इसकी आईएनजी फॉर्म होती है बीइंग, ये तो क्या होगी? आईएनजी फॉर्म। और इनकी थर्ड फॉर्म है, उसको क्या कहते हैं? बीन। अरे क्लियर है क्या? हाँ ना, अभी हमको इसकी भी जरूरत पड़ेगी। तो हैविंग बीन, अब आपके दिमाग में आ गया होगा ये बीन कहां से आया? ये बीन आया है, इसको हमने क्या किया है? थर्ड, ओवर, ओवर थर्ड फॉर्म थोड़ी है, ओवर क्रिया थोड़ी है, ओवर तो अलग वर्ड है। तो द एग्जामिनेशन हैविंग बीन ओवर, एग्जामिनेशन हैविंग बीन ओवर। तो देखो आपका जो वाक्य है उसका ये जो सब्जेक्ट है ये क्या हो गया? फ्री हो गया। और दूसरा वाक्य लिख दो एज इट इज, कॉमा लगा के, वी हैव डिसाइडेड, वी हैव डिसाइडेड टू गो ऑन अ टूर, हमने टूर पर जाने का निर्णय लिया। तो ये वाक्य क्या बना? सिंपल रहे, क्योंकि इसमें टेंस तो यही रहा। अरे इसका टेंस तो यही रहा ना, इसका टेंस तो यही है, और इसका तो कोई टेंस ही नहीं रहा। तो ये वाक्य क्या हो गया? सिंपल बन गया है। 1 घंटा 12 मिनट 43 सेकेंड। दिमाग में अगर घूम रहा हो ना, गड़गड़ गड़गड़ हो रहा हो, तो इस वीडियो को पॉज करो, ठीक है, बाहर थोड़ा घूम के आओ, पानी की छींटे मारो, ठीक है, किचन में जाओ, कुछ खा के आओ, कुछ भी नहीं मिले तो चीनी की फाके मार के आओ। लेकिन आप तसल्ली से क्या करो, क्लास को लेना। एक साथ 1 घंटे की क्लास नहीं ले पा रहे हो, कोई बात, रोको इसको, घूम के आओ, थोड़ा सा ताका झड़के करके आओ, और तो क्या करोगे, है ना? ठीक है, समझो इसको, मैं तो करवा देता हूं उसको पूरा, ठीक है, समझना ध्यान से। देखिए अब ये 2 वाक्य समझो आप। द डे इज वेरी कोल्ड, है ना? दिन क्या है? क्या है? बहुत ठंडा हो गया। तो मैंने क्या कर लिया? स्वेटर पहन लिया। देखो इन दोनों के बीच में गैप नहीं है, इधर से ठंड हुई, होते ही पहन लिया, हुआ कि नहीं? इसमें बीच में गैप नहीं है। तो क्या करेंगे? ये लीजिए सर, द डे। अब क्योंकि इसमें गैप नहीं है, तो इस गैप नहीं है तो हम इसमें क्या करेंगे? इसमें परफेक्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल ना करके इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल करेंगे, यानी इसमें आईएनजी लगाएंगे। इसमें आईएनजी लगाने में वर्ड कौन सा बनेगा? बीइंग बनेगा। क्या बनेगा? बीइंग। और कोई वर्ड होता, यहाँ प्ले होता तो हम प्लेइंग कर देते, ईट होता ईटिंग कर देते, इजमार है तो बीइंग करेंगे। तो डे इज वेरी कोल्ड, डे बीइंग वेरी हॉट, वेरी कोल्ड, वेरी कोल्ड। और दूसरा वाक्य तो एज इट इज लगा देंगे, आई हैव वॉन ए स्वेटर। ठीक है, अब देखो यहां पे, द बैंक वॉज क्लोज्ड, बैंक क्या था? बंद था। आई कुडंट विड्रॉ मनी, मैं मनी विड्रॉ नहीं कर पाया। इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके दिखाएंगे। तो ये रहा हमारा चौथा तरीका। ठीक है, अब चलते हैं 5वें तरीके के ऊपर। देखो 5वां तरीका है ऑब्जेक्ट। हाँ बहुत आसान है 5वां तरीका, बहुत एक ही वाक्य करूंगा, एक खुद कर लेना।
क्या लिखा हुआ है पांचवा तरीका कि सर ऑब्जेक्ट के बाद में प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाना, और प्रेजेंट पार्टिसिपल आपको समझ में आ ही चुका है। सर प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब प्लस आईएनजी लगाना। अब देखो ध्यान से, आई नोटिस्ड बॉय, मैंने लड़के को देखा, ही वॉज क्रॉसिंग द रोड, वो रोड क्रॉस कर रहा था। तो देखो इसका भी टेंस सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस है, वो पास्ट कंटिन्यूअस है, वॉज और आईएनजी पास्ट कंटिन्यूअस है। अब हमारा एग्जामिनर कह रहा है कि आप दोनों को मिलाओ और एक सिंपल सेंटेंस बनाओ, तो इसका मतलब एक की कुर्बानी देनी पड़ेगी, एक का टेंस छुड़वाना पड़ेगा, है ना। तो देखो मैंने लड़के को देखा, उस समय वो क्या कर रहा था, उस समय वो लड़का क्या कर रहा था, बैठा हुआ था। तो क्यों ना सब्जेक्ट के बाद में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा दें। कैसे, ऐसे कि आई, मैंने देखा, आई नोटिस्ड अ बॉय, मैंने उस एक लड़के को देखा, और इन दोनों को हटा दिया और लगा दिया क्रॉसिंग द रोड। अच्छा क्रॉसिंग था क्या, मैंने बैठना बोल दिया, कि मैंने उस लड़के को रोड क्रॉस करते हुए देखा। अब देखो दोनों वाक्यों का मीनिंग भी एक आ गया, अरे मीनिंग भी तो एक आ गया ना दोनों का, और हमारा सिंथेसिस भी हो गया और सिंपल सेंटेंस बन गया, आई नोटिस्ड द बॉय क्रॉसिंग द रोड। क्लियर है। अब ये तो मैंने करके दिखा दिया, आप कमेंट सेक्शन में इसको करके मुझे आंसर दीजिए। द प्रिंसिपल कोड द गर्ल शी वाज चीटिंग, प्रिंसिपल ने उस लड़की को पकड़ लिया, वो चीटिंग कर रही थी। अब आप उसको करके दिखाइए। ये पांचवा तरीका हो गया। छठा तरीका, बाय यूजिंग टू टू का प्रयोग करते हुए। देखो टू एक नेगेटिव कंजंक्शन है, एक ही करके दिखाऊंगा, एक से काम हो जाएगा। अब पॉइंट, आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत बुरी तरह से थका हुआ हूं। आई कैन नॉट वॉक, मैं वॉक नहीं कर सकता। यानी एक वाक्य में वेरी एडजेक्टिव आएगा, विशेषण आएगा, और एक वाक्य में कैन नॉट या कुड नॉट आएगा। तो क्या करेंगे सर, देखो इन दोनों वाक्यों में अंतर है, दोनों वाक्य में अंतर क्या है भी समझ लेना। यहाँ पे सब्जेक्ट दोनों में आई है, क्लियर है, और यहाँ पे एक जगह पे क्या है, यहाँ बॉक्स है, बॉय नहीं है, गलती से हो गया, बॉक्स है। यहाँ सब्जेक्ट बॉक्स है, यहाँ सब्जेक्ट आई है, इन दोनों में भी अंतर आता है। ठीक है, तो आराम से करेंगे। तो सर अगर इस ऐसा वाक्य है कि इसमें क्या आई एम टायर्ड, अगला वाक्य कैन नॉट या कुड नॉट है, या कुड नॉट भी आ सकता है अगर पास्ट टेंस होता तो। ऐसे वाक्य को टू से जोड़ के आना, तो मैंने क्या लिखा, आई एम टू टायर्ड, मैं इतना थका हुआ हूं कि टू, और इन दोनों में से कैन नॉट को हटा दिया और यहाँ पे लगा दिया वॉक। सर इन दोनों का सेंस इसमें आ चुका है कि मैं इतना थका हुआ हूं कि चल नहीं सकता। ये वाक्य दिखने में कहीं पे भी नेगेटिव नहीं है, लेकिन ये एक नेगेटिव वाक्य है, इसका सेंस नेगेटिव है। अब देखो हमारा टेंस तो एक ही रहा सर, यही क्रिया टेंस बता रही है, टू वॉक तो टेंस छोड़ दिया सर, कुर्बान कर दिया टेंस, सिंपल सेंटेंस बन गया। नीचे वाला वाक्य देखो, द बॉक्स इज वेरी हैवी। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है, बॉक्स बहुत हैवी है, मैं इसको उठा नहीं सकता। दोनों वाक्य का सब्जेक्ट अलग है, कोई बात नहीं, इसको भी आसानी से कर लेंगे। इसको ऐसे करेंगे, द बॉक्स इज टू हैवी। बताइए यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ऊपर जैसा कैसा वाक्य है। यहां लगाएंगे फॉर, क्या लगाएंगे, फॉर, और ये जो सब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्ट बना के लिखेंगे यहाँ पे मी। क्या लिखेंगे, मी। अगर यहाँ पे यू होता तो यू आता, वी होता तो अस आता, ये आप जानते हैं। यहाँ पे वी होता तो क्या होता, अस। अगर यहाँ पे यू होता तो क्या होता, यू। अगर यहाँ पे ही होता तो क्या होता, वहां पे क्या हो जाएगा, हिम। अगर यहाँ पे शी होता तो वहां पे क्या हो जाएगा, हर। ये तो आप करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे अगर किसका नाम होता, जैसे कि किसी का नाम होता, तो मैं यहाँ पे नाम ही लिख देते। कैसे, द बॉक्स इज टू हैवी, द बॉक्स इज हैवी। द चाइल्ड कैन नॉट लिफ्ट इट, तो चाइल्ड क्या हो गया, नाम, तो हम यहाँ पे फॉर उसका नाम लगा देते, इतना ध्यान है। और उसके बाद में क्या है, ये आई कैन नॉट को हटा दो, आई की जगह मी ले लिया और कैन नॉट की जगह पे हमने क्या लिया, टू ले लिया और लेफ्ट इट, ये लीजिए। द बॉक्स इज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट, है ना, इट की जरूरत नहीं है, टू लेफ्ट, ये लीजिए, ये हो गया। तो टू का प्रयोग करके भी हम क्या कर सकते हैं, सिंथेसिस बना सकते हैं, एक सिंपल सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। क्लियर है। तो 6 पॉइंट आ चुके हैं आपके सिंपल सेंटेंस में, और भी एक है इसमें, एक, हाँ एक और है, ये भी काफी पूछा जाता है।
हाँ ना, और ध्यान समझना 7 पॉइंट लेके आया था मैं और 7 को आपके सामने लिख रहा हूं। 7वां तरीका है अभी तक हम सिंपल सेंटेंस ही बनाना सीख रहे हैं। मैं फिर आपको याद दिला दूं कि हम अभी 2 या 2 से वाक्य को जोड़कर क्या बना रहे हैं, सिंपल ही बना रहे हैं। सिंपल बनाने के 7 तरीके आपके सामने आए, 17-18 तरीके हैं इसके, लेकिन 12वीं क्लास के हिसाब से 7 बहुत है। ठीक है। अब क्या टाइटल क्या है, टाइटल है नाउन और फ्रेज इन एपोजिशन। ये एपोजिशन क्या है, ये अभी यूं समझ लो, एपोजिशन का मतलब होता है बराबर में बैठना। अपोजिशन नहीं है, वो अलग चीज है, वो अपोजिशन है, ये वर्ड अलग है। आप कहीं इसके साथ में कंफ्यूज हो जाओ, ये अलग है। इसका मतलब होता है विपरीत। अपोजिशन का मतलब क्या, विपक्ष, और एपोजिशन का मतलब बराबर बैठना। एपोजिशन का मतलब क्या होता है, बराबर बैठना। जरा सेंटेंस समझिए, एक वाक्य को समझ दे सकता है 12वीं क्लास के अंदर। पंडित नेहरू रोट द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। पहली सूचना है पंडित नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी, ठीक है। दूसरी सूचना, ही वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो आप मुझे बताओ कि ये दोनों सूचनाएं एक ही सब्जेक्ट के बारे में है कि नहीं है। पहले यूं पकड़ो, दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक है, इन दोनों वाक्यों में संबंध क्या है। आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि पंडित नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी इसलिए प्रधानमंत्री थे, या वो प्रधानमंत्री थे इसलिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी। नहीं सर, इन दोनों वाक्यों में ये वाला संबंध नहीं है। वो प्रधानमंत्री थे इसलिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी, नहीं सर। तो उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी इसलिए प्रधानमंत्री, फिर आप भी लिख लो डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ राजस्थान लिख के आप क्या बन जाओ, राजस्थान के मुख्यमंत्री बन जाओ फिर। तो इसका मतलब इन दोनों सूचनाओं में कोई संबंध नहीं है, ये एक ही सब्जेक्ट के बारे में दो अलग अलग सूचनाएं हैं। क्लियर है ना, ये एक ही सब्जेक्ट के बारे में क्या है, क्या है सूचनाएं हैं। जैसे दूसरा वाक्य पढ़ो, दिस इज मेरी, ये मेरी है, और शी इज माई फ्रेंड, ये मेरी दोस्त है। तो ये मेरी है इसलिए मेरी दोस्त है, या मेरी दोस्त है इसलिए मेरी है? नहीं सर, ये एक ही व्यक्ति के बारे में दो सूचनाएं हैं कि ये मेरी है सूचना नंबर 1, और ये मेरी दोस्त है सूचना नंबर 2। और देखो, गांधी हैड वंस बीन ए लॉयर। गांधी जी एक बार क्या रहे हैं, वो एक समय में लॉयर रहे हैं। ही प्रीज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, उन्होंने सत्य और अहिंसा का उपदेश दिया। सर, लॉयर है इसलिए उपदेश दिया, या उपदेश दिया इसलिए लॉयर है? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। यानी गांधी जी के बारे में दो अलग अलग सूचनाएं हैं। बात समझ में आ गई ना। इस प्रकार के वाक्यों को जोड़ा जाता है नाउन इन अपोजिशन या फ्रेज इन अपोजिशन। ये थोड़ा हैवी वोकैबुलरी है, उस पे पर नहीं जाएंगे, कभी डिटेल की क्लास में पढ़ लेना कभी आप फुर्सत मिले लाइफ में। तो फिलहाल सीधा तरीका देखो, ऐसे दो सूचनाएं हम क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट को लिख देंगे भैया, ये लो पंडित नेहरू, ठीक है, कॉमा, यहां पे जो भी इजमार वोजरा है उसको हटा देना, खत्म इसकी कहानी। और कॉमा, फिर आपने लिखा द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये आपने सूचना इसमें डाल दी। थोड़ी हैंडराइटिंग मेरी ऐसे ही हो गई यार इस बोर्ड के ऊपर, ये थोड़ा सा काम नहीं कर रहा सेटिंग से, आप समझते रहना, ठीक है। तो पंडित नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, कॉमा, क्या बच गया यहाँ पे, ऊपर वाले वाक्य में पंडित नेहरू को ले लिया था हमने, क्या बच गया, रॉट द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। फिर इसको हमने ऐसा कैसा लिख दिया, रॉट द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये लीजिए। अब देखो, आपका जो वाक्य है उसमें टेंस क्या है, एक ही रहा है, और बाकी हमने क्या कर दिया, उसका टेंस को रिमूव कर दिया है। तो सर ये बन गया सिंपल सेंटेंस। और कैसे बनाया सर, दूसरे एक सूचना को दूसरे के साथ में अपोजिशन बराबर में खड़ा करके, ठीक है। नीचे देखो, मेरी इज माई फ्रेंड, दिस इज मेरी, तो अब देखो मैंने यही लिख दिया, ये लीजिए सूचना किसके बारे में, मेरी के बारे में। तो क्या लिखा, दिस इज मेरी, ये क्या है, मेरी है, और कॉमा लगा के माई फ्रेंड, बस ये मेरी क्या है, शी इज मेरी माई फ्रेंड, ये मेरी है, मेरी दोस्त, बस खत्म। इसको आप करके कमेंट बॉक्स में दो, है ना। तो ये 7 तरीके हमने सीखे, किसके, ये 7 तरीके हमने सीखे सिंपल सेंटेंस को बनाने के। खोपड़ी के तार ही है। अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, ऐसा बहुत आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि
कोई टॉपिक आपको एक बार में समझ में आ जाए जरूरी नहीं है, एक दो बार रिवाइज करना, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, कम पढ़ो, सटीक पढ़ो। एक ही फॉर्मूला है अध्ययन के क्षेत्र में कामयाब होने का, चाहे आप 12वीं क्लास कर रहे हो, चाहे आप कोई और कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे हो। अभी तो 12वीं कर रहे हो, लेकिन 12वीं बाद में करोगे ना, एक ही सूत्र अपना लेना, वन टीचर वन बुक और मेनी टाइम्स रिवीजन। एक ढंग का टीचर, एक ढंग की किताब और कई दफा खुद के रिवीजन। इससे बेटर कोई सूत्र नहीं हो सकता किसका, कामयाबी का। स्टूडेंट गलती क्या करता है, मेनी टीचर्स, आपके हाथ में सेल फोन है, ये पसंद, ये सारा दिन स्क्रॉल करते रहते हो, किसी का भी वीडियो तुम पूरा नहीं देखते हो, मेरा नहीं देखते हो, स्क्रॉल कर देते हो बीच में, राइट। तो मैं ये नहीं कहूँगा आप मेरा ही वीडियो देखो, आपको जिसका अच्छा लगता है उसका देखो। और एक किताब, स्टूडेंट क्या गलती करता है, इसके भी नोट्स ले लूँ, उसके भी नोट्स ले लूँ, सबके नोट्स कलेक्ट कर लिया, रिविजन एक का भी नहीं हुआ, गलत ट्रैक है। एक टीचर, कोई भी, मैं हूँ चाहे कोई भी हो, जाए जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में आए, एक किताब, चाहे वो मेरी किताब हो चाहे कौन सी भी किताब हो, और मेनी टाइम्स रिवीजन, बस। खैर, तो ये था दो वाक्यों को मिलाकर क्या बनाना, एक सिंपल सेंटेंस बनाना। अब फटाक से खत्म आ गई, देखो आपके दो क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन रहने से, एक क्वेश्चन इसमें आ जाएगा। अब जो दो चीजें वो बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। अब आप मान लीजिए आपका एग्जामिनर क्या करे, आपका एग्जामिनर ये कहे कि सर कंबाइन द सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस, कि आप कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करो। रिजल्ट क्या होना चाहिए आपका, आप जब रिजल्ट की क्या करोगे, दोनों वाक्यों को जोड़ोगे तो आपका रिजल्ट क्या होना चाहिए, कंपाउंड होना चाहिए। और कंपाउंड सेंटेंस तभी बनेगा जब आप क्या करोगे, एक एप्रोप्रिएट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल करोगे, जैसा कि हमने बिगिनिंग में सीख के आए। अब आपका एग्जामिनर या तो आपको यहाँ ब्रैकेट में कंजंक्शन दे देगा, जैसे कह देगा कि साहब इसको नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ो, वो तो वेल एंड गुड है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं, हम कंजंक्शन का यूज कर लेंगे। लेकिन अगर वो कंजंक्शन का ब्रैकेट में नहीं देता है तो फिर हमें सामान्य बुद्धि का प्रयोग करना है कि कौन सा कंजंक्शन ठीक बैठ रहा है। जैसे वाक्य पढ़ता हूं, मोहन नोज मी, मोहन मुझे जानता है, ही नोज माई ब्रदर ऑल्सो, वो मेरे भाई को भी जानता है। इसका मतलब मोहन मुझे और मेरे भाई को जानता है। क्लियर है ना। अब मोहन मुझे जानता है, मोहन मेरे भाई को जानता है, हम क्या करेंगे सर, ये लीजिए आप लिख सकते हो मोहन नोज मी, मोहन मुझे जानता है, और आपने लिख दिया यहाँ पे एंड। आप चाहो तो यहाँ पे एंड लगा सकते हो, चाहो तो आप यहाँ पे एज वेल एज लगा सकते हो, है ना, साथ ही साथ, है ना। और आपने लिख दिया माय ब्रदर, कि मोहन मुझे भी जानता है और मेरे साथ ही साथ मेरे भाई को भी जानता है। आप चाहो तो इसको नॉट ओनली बट ऑल्सो भी कर सकते हैं, मोहन नोज नॉट ओनली मी बट ऑल्सो माई ब्रदर, ये भी हो सकता है। तो यहां पर एक बात समझने की है कि अगर हमको यहां पे वो ब्रैकेट में कंजंक्शन दे देता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं देता है और फिर आपको कहे कि कंपाउंड सेंटेंस बनाओ, तो तुरंत आप क्या करना, सूटेबल कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सोच लेना। जैसे कि नीचे वाला वाक्य देखो, अरे हो गया, हाँ ना, करके देखो आप इसको। आई डिड नॉट ईट फूड, आई डिड नॉट ड्रिंक कॉफी, मैंने खाना नहीं खाया, मैंने कॉफी भी नहीं पी, डबल नेगेटिव है। तो अब देखो, और कहा इसका क्या करो, आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस्तेमाल करो। या तो वो कंजंक्शन देगा, नहीं देगा तो डबल नेगेटिव कौन सा कंजंक्शन होता है, वो होता है नीदर नोर। क्या होता है, नीदर नोर। और ध्यान समझना इस बात को, तो मैंने क्या लिखा सर, आई। अब क्योंकि हम यही लगाएंगे नीदर, दो क्रिया है ना, आई नीदर। जब हमने नीदर लगाया तो नोट गया, नोट की जगह नीदर आ गया, और नोट गया तो डिड भी गया, डिड आया नोट के लिए, और डिड क्योंकि सेकंड फॉर्म है तो ये सेकंड फॉर्म हटेगी, तो इस ईट की सेकंड फॉर्म कर देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एट आएगा। ये ध्यान रखना, अगर सेकंड फॉर्म डिड हटेगा तो सेकंड फॉर्म आएगी, है ना। देखो फिर देखो, अगर आपने डिड हटाया तो भैया फिर आपको सेकंड फॉर्म लेके आनी है। अगर आपने डज हटाया समझना, तो यहाँ पे जो क्रिया है ना उसकी फर्स्ट फॉर्म लेकर आनी है, और साथ में एस और यस भी लगाना पड़ेगा।
और अगर आपने डू हटाया तो क्या कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। ये छोटी सी बात आपको याद रखनी है, यहां कहीं ऐसा नहीं कि पूरी मेहनत पे पानी फेर दो। डिड में सावधानी रखनी है, डिड हटा तो सेकंड फॉर्म लेंगे। तो ये लगा दिया। और एट कहां से आया मैंने आपको समझा दिया, फूड। अब देखो नीदर को जोड़ेंगे नोर से, नोर लगते आई का तो आ गया। अब ये डिड हट गया क्योंकि नोर दोनों हट गए। ड्रिंक है, इसकी कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म। तो क्या हो गया? ड्रिंक कॉफी। ये देखो ये बना आपका कंपाउंड सेंटेंस। अब मैंने इसमें क्या किया, पहले से नीदर नोर नहीं दिया था मैंने आपको। आपका एग्जामिनर आपको नीदर नोर दे भी सकता है, नहीं देगा तो डबल नेगेटिव के लिए नीदर नोर को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है। और क्यों हटाया, क्या है, मैंने सब्जेक्ट समझा दिया है, ध्यान समझ लो। सिट डाउन, गो आउट, और क्या लिखा? गो आउट। जरा देखो इसमें क्या किससे जुड़ सकता है? सिट डाउन, गो आउट, मतलब बैठ जाओ या चले जाओ, दोनों में से एक काम करने को कह रहा है। सिट डाउन, गो आउट। ठीक है। अब सोचो ऐसा कौन सा कंजंक्शन होगा जो दोनों में से एक को चुनाव करने के लिए कहे। दोनों में से एक को चुनाव करने के कहता है ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन, वो होता है आइदर और, होता है ना। तो या तो तुम बैठ जाओ तो हम क्या लिखेंगे? आइदर सिट, ये लीजिए, आइदर सिट डाउन, या तो मेरे भाई तू बैठ जा, और गो आउट, या फिर चले जाओ। तो देखो दो टेंस हो गए, ये भी टेंस है, ये भी टेंस है, दो टेंस हो गए। और आइदर और जो है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो रिजल्ट क्या निकल के आया? कंपाउंड सेंटेंस। रिजल्ट क्या निकला? कंपाउंड सेंटेंस निकल गया। ठीक है। और देखो आगे, द मैन इज सिक, ही हैज कम टू वर्क। देखो ध्यान समझना इन बातों को, ये कमाल की बातें हैं। ये क्या है कि आपको कन्वेंशनल क्लास को से देख लेना। सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए कन्वेंशनल क्लास की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस को वो बच्चा सही ढंग से करेगा जो कन्वेंशन की क्लास को सही ढंग से देखेगा। ठीक है। तो ये यूट्यूब पर क्लास डाली मैंने, कन्वेंशन का अलग है क्लास कॉम्पिटिशन के लिए, लेकिन उसका पहला पार्ट तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, सेकंड पार्ट तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकंड पार्ट उसका एसएससी और सेकंड ग्रेड के हिसाब से। फर्स्ट पार्ट में ये बताया गया है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कितने प्रकार के होते हैं, क्या है, उसको जरा देख लेना। अब देखो क्या है, यहाँ पे दो विपरीत बातें हैं। द मैन इज सिक, आदमी बीमार है। ही हैज कम टू वर्क, वो काम करने के लिए आ गया है। अरे बीमार तो काम करने क्यों आएगा? ये तो विपरीत बातें हो गई। और विपरीत बात को हम किससे जोड़ते हैं? हिंदी बोल के देखो, आदमी बीमार है फिर भी काम पर आ गया, आदमी बीमार है लेकिन काम पर आ गया, फिर भी, लेकिन, तो भी, ऐसे लगाएंगे ना। तो फिर भी, लेकिन, तो भी, बट, यट, इवन देन, स्टिल, ये जो कंजंक्शन है ना, उसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। इसका इस्तेमाल करेंगे कैसे? द मैन, वो जो आदमी है, इज सिक, वो आदमी बीमार है, तो भी, yet he has come to work, वो काम करने के लिए आ गया। आपके दिमाग में आ रहा है सर बट लग सकता है, हाँ या बट भी आ सकता है, हालांकि बट और बट में बहुत अंतर होता है, लेकिन चल जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो देखो हमने यहाँ पे नीदर नोर से जोड़ा, ऊपर में हमने नॉट ओनली से जोड़ा, यहाँ पे हमने यट से जोड़ा। क्यों? क्योंकि ये कंपाउंड जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है उसकी समझ होनी चाहिए। वो आप कंजंक्शन वाले पार्ट को देख लेना। देखो यहाँ पे, द रोबर स्टॉप द बस, रोबर ने क्या किया? वो बस को रोका। दे रॉब्ड ऑल द पैसेंजर, उन्होंने सारे पैसेंजर को लूट लिया। तो क्या करें? इसको जोड़ो। तो ये लीजिए, द रोबर स्टॉप द बस, इसको हटा दिया और लगा दिया एंड। ये लीजिए जुड़ गया, पढ़ के देखो। द रोबर्स स्टॉप द बस एंड रॉब्ड ऑल द पैसेंजर्स, एंड से जोड़ दिया। और यहाँ पे इसका भी टेंस है, इसका भी टेंस है। एंड क्या है? कौन सा कंजंक्शन है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। हो गया काम। तो इस तरह से आपको क्या बनाना पड़ेगा? क्या बनाना पड़ेगा? आपको बनाना पड़ेगा आपका कंपाउंड सेंटेंस। अब आइए अंतिम पॉइंट। अब आने वाले 10, 15, 20 मिनट आपको ध्यान से समझना है ना। और प्लीज यहां देखो स्पष्ट लिखा हुआ नाउन क्लोज। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के लिए आप कंजंक्शन क्लास लो और नाउन क्लोज को अच्छी तरह समझोगे तो ये वाला पार्ट कर लोगे। उसका समझ पहले स्टार्टिंग फिर कभी मैं रिपीट कर रहा हूं यार कई बार भैया। क्लोजेस, सिंथेसिस और कंजंक्शंस ये इंटर रिलेटेड टॉपिक है।
तीनों टॉपिक जब तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो जाएंगे तो सब प्रकार की क्लैरिटी आ जाएगी। खैर, तो कंबाइन द सेंटेंस इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को क्या करिए आप कंबाइन करिए। ठीक है, चलिए मैं करवाता हूं, हालांकि देखो वो देख लेना जरा आप इस वीडियो को। अब इसमें पहला तरीका होता है नाउन क्लोज का इस्तेमाल करके, और नाउन क्लोज आप याद करो, मैंने कहा था दैट का प्रयोग करते हुए नाउन क्लोज बनाते हैं। याद आया? नहीं आया तो क्लोज वाला सेंटेंस वीडियो देखो पूरा। दोनों बातें तो दैट से जोड़ा जाए। नाउन क्लोज, नाउन क्लोज उसे कहते हैं जो नाउन का काम करे, या तो सब्जेक्ट बने या ऑब्जेक्ट बने। हमारी बातचीत हुई थी, अब बड़ा आसान है। देखो, ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। आई बिलीव सो, मेरे को इसका विश्वास है। तो मैं किस चीज में विश्वास करता हूं? तो देखो आसानी से जोड़ देंगे, आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूं, दैट ही इज ऑनेस्ट। देखो अभी मैं थोड़ी देर पहले, आधा घंटा पहले एक बात कही थी, भैया जो दैट होता ना, दैट ये होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ दिया तो ये कॉम्प्लेक्स बन गया। ये क्लियर है कि नहीं है? या तो ब्रैकेट में दैट दे दे, बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दोनों वाक्यों को क्या कर दिया? दैट से जोड़ दिया। आगे देखो, व्हाट आर यू डूइंग, इसको ध्यान समझना। व्हाट आर यू डूइंग, वी वांट टू नो दिस, तुम क्या कर रहे हो, हम जानना चाहते हैं। तो हम क्या जानना चाहते हैं? कि तुम क्या कर रहे हो। तो देखो किससे जोड़ेंगे? इसको दैट से जोड़ देंगे, डब्ल्यू एच वर्ड है ना, इसी से जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे? पहले लो आप दूसरा वाक्य, वी वांट टू नो, हम जानना चाहते हैं। इस दिस को तो हटाओ, ये आया इस वाक्य के लिए, और व्हाट ये लगा दिया हमने, व्हाट। अब ध्यान देना, यहां पे सब्जेक्ट से पहले आर आ रहा है, यहां जुड़ने के बाद में आर क्या होगा? इसके बाद में जाएगा तो ये होगा यू आर डूइंग। ये लीजिए फुल स्टॉप, वी वांट टू नो व्हाट यू आर डूइंग, ये हो गया। तो अगर वाक्य में पहले से डब्ल्यू एच वर्ड दे रखा है, उसी से जोड़ देना है। इसमें देखो आप तीसरे वाक्य में देखो, पहले से मैंने क्या दे रखा है? वेयर डू यू लिव। इसका मतलब ये वाला क्लोज पहले आएगा और ये वेयर उधर चला जाएगा। इसको मुझे करके दिखाओ एक बार आप, है ना। हाउ इज योर फादर, डू यू नो दिस इट, ये इट किसके लिए आया है? हाउ, इस वाले सेंटेंस के लिए। तो ये सेंटेंस पहले आएगा, इट की जगह पे ये क्लोज उधर शिफ्ट हो जाएगा। इसको करके दिखाओ। आपको देगा तो डब्ल्यू एच वर्ड का ही देगा, या तो दैट का देगा, डब्ल्यू एच वर्ड का देगा। ठीक है, तो ये पांचवा सेंटेंस है, हाउ डिड शी मैनेज टू कम हियर, कैन यू टेल मी। दोनों को आप क्या करिए, मुझे कनेक्ट करके दिखाइए। बात समझ में आ गई? राइट, इसके जरिए आप, तो हम डब्ल्यू एच वर्ड से या दैट से कनेक्ट करके नाउन क्लोज का प्रयोग करते हैं। आगे का वाक्य और देखो, आराम से कर लेना, इसको करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। कुछ दिक्कत आएगी, मेरे को लगता है कि आपके क्वेश्चंस का उत्तर गलत जा रहा है तो हो सकता है मैं इसका दूसरा वीडियो बना दूं। आपको जब मेरे को लगता है कि दिक्कत है तो मैं आपको बता दूंगा, करके देखो। एक तरीका होता है एडजेक्टिव क्लोज। अब याद करो, एडजेक्टिव क्लोज या तो विच से जुड़ेगा, या हु से जुड़ेगा, या हुम से जुड़ेगा, या हु से जुड़ेगा। आप एडजेक्टिव क्लोज वाली क्लास पढ़ लेना, उसमें तीन बातें हैं। आप देखो, आई फाउंड अ वॉलेट, अब जोड़ तो आसानी से देंगे। आई फाउंड अ वॉलेट, मेरे को एक वॉलेट मिला, इट वॉज फुल ऑफ मनी, ये मनी से भरा हुआ था। और कहें इस वाक्य में कॉम्प्लेक्स बनाओ तो ये बना दिया। आई फाउंड, मुझे मिला, अरे क्या मिला? ए वॉलेट। वॉलेट क्या होता है? बटुआ को कहते हैं। तो सर मतलब निर्जीव है ना, निर्जीव के लिए लगता है विच, और सजीव के लिए लगता है, पर्सन के लिए क्या लगता है? हु। विच वॉज फुल ऑफ मनी, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। कैसे बन गया? डब्ल्यू एच वर्ड से कनेक्ट कर दिया, कॉम्प्लेक्स हो गया। आई फाउंड अ वॉलेट, मेरे को एक वॉलेट मिला, विच वॉज फुल ऑफ मनी, जो किससे भरा हुआ था? मनी से भरा हुआ था। खत्म कहानी इसकी। आगे देखो, डू यू नो द गर्ल, शी, ये शी किसके लिए आया है? गर्ल के लिए। तो ये लीजिए, ये बना दिया, इसको हु से कनेक्ट करेंगे। डू यू नो द गर्ल, क्या तुम उस लड़की को जानते हो? कौन सी लड़की को? सब्जेक्ट को हटाया तो हु ले आया। हु हैज शॉर्ट हेयर, जिसके छोटे बाल हैं, शॉर्ट हेयर। तो जरा आप ये देखो, ये बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। किससे बना? इस डब्ल्यू एच वर्ड से जोड़ के बनाया। हु क्यों आया? पर्सन है इसलिए। यस, अगर वस्तु होती, जानवर होता तो विच लगा देते। ये बात मैं क्लोज में सिखा के आया हूं आपको। द बॉय इज माई फ्रेंड, ही हैज टॉप्ड द क्लास दिस ईयर। लड़के ने, मेरा दोस्त है, उसने क्लास टॉप कर दी। तो ही किसके लिए आया है? लड़के के लिए। इसमें क्या लिखेंगे यहाँ पे? द बॉय
हु हैज टॉप द क्लास, ये बात मैंने आपको सिखाई थी कि हु पहले क्यों है, इसलिए कहो क्लोज वाले क्लास अच्छी तरह देखो। द बॉय हु हैज टॉप द क्लास दिस ईयर, लड़का जिसने इस साल क्लास टॉप करी है, और आगे लिख दिया इज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है। ये बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, WH वर्ड से कनेक्ट कर दिया। अब आप ये चौथे का और पांचवें का उत्तर लिखकर कमेंट सेक्शन में मुझे डालिए, देखता हूं तुम्हें कितना समझ में आया। हाँ, आराम से समझना। मैं फिर कह दूं मेरे भाई, इस टॉपिक के लिए क्लोजेस की क्लास को पढ़ना। अगर मैं इसमें क्लोजेस क्लास और कर दूंगा तो ये हो जाएगी डेरो क्लास, इतना उसमें नहीं चलना है। तीसरा तरीका होता है रियाज, ये इस वाले क्वेश्चन को भी करना और इसका ही बताना, बाय यूजिंग एन एडवर्ब। और एडवर्ब किससे कहते हैं, एडवर्ब क्लोज किससे कहते हैं, तो मैंने आपको बताया था। देखो एडवर्ब क्लोज में समय को सूचित करने वाला क्लोज भी हो सकता है, यानी वैन से जुड़ भी सकता है, इफ से भी जुड़ सकता है। तो एडवर्ब क्लोज वाले को ढंग से समझना। आप समझते हैं इसको? सर द प्रिंसिपल एंटर्स द क्लास, प्रिंसिपल ने क्लास में एंट्री करी, ऑल द स्टूडेंट वेंट अप और स्टैंड अप, सारे स्टूडेंट क्या है, खड़े हो जाते हैं। कब कब? जब प्रिंसिपल एंटर करते हैं। तो ये देखो बन गया ऑल द स्टूडेंट्स स्टैंड अप, सारे के सारे स्टूडेंट स्टैंड अप हो जाते हैं। कब? वैन। अब वैन लगाते WH वर्ड बना गया ना, ये तो हो गया आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। वैन द प्रिंसिपल एंटर्स द क्लास, ये लीजिए, इसको हम वैन से जोड़ दिया, है ना। किसी को आप बिकॉज से जोड़ोगे, देखो आई वॉज एब्सेंट, आई वॉज टेरिबली इल, तो क्या लिखेंगे, आई वॉज एब्सेंट बिकॉज आई वॉज टेरिबली इल। अब बिकॉज कंजंक्शन कौन सा होता है, सबऑर्डिनेटिंग होता है। हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, है ना। यू डि नॉट स्टडी हार्ड, अब इसको आप करके देखो, एक आध सेंटेंस आप खुद करके देखो, उसके बाद में अपन इसको आगे के बारे में बातचीत करेंगे। तो ये क्लास थोड़ी सी लंबी रही है, राइट, और लगभग 1.25 घंटे क्लास है। कोशिश करिए आपके लिए आने की, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता देना, मैं एक और क्लास बना दूँ उसके लिए, राइट। अगर क्लास अच्छी लगती तो लाइक वाइक कर दिया करो। थैंक यू वेरी मच।